शायद। एंड स्ट्रीम बोला। हाँ, अब हो गया। हेलो स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून। सुरेंद्र नागिया, फैकल्टी इन केमिस्ट्री। यस बेटा, आ रही है वॉइस क्लियर है? गुड आफ्टरनून शिवानी, गुड आफ्टरनून। गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। आ जाओ बेटा, जल्दी से आ जाओ। यस अंशिका, गुड आफ्टरनून बेटा। गुंजन, गुड आफ्टरनून। श्लोक, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। वैसे गुड मॉर्निंग गुड आफ्टरनून दोनों ओके है बेटा। याशा, गुड आफ्टरनून। याशा आओ बेटा, आओ, अभी 18 ही आए, आ जाओ सभी से, जल्दी आ जाओ सभी लोग, इकट्ठा हो जाओ। प्रीति, विधि, फरहीन, गुड आफ्टरनून। हर्षिता, यस गर्ल्स ज्यादा एक्टिव हैं, लड़के बड़े धीरे धीरे आ रहे हैं बेटा। स्लो क्यों आ रहे हो? आप भी फास्ट हो जाओ। रामकुमार, बेटा आपका क्या फर्स्ट डे है आज भी कोई ऐसे स्टूडेंट है बेटा जो न्यू है, आज फर्स्ट डे है? सरफराज, गुड आफ्टरनून। सरफराज, इस पेपर में कितने मार्क्स आए? सरफराज, क्या स्कोर किया बेटा इसमें? रितु, गुड आफ्टरनून। राम कुमार, अच्छा आईडी राम कुमार किसी और की होगी, आपकी है ना? क्या नाम क्या है बेटा राम कुमार आपका? सरफराज 130, पिछले से कम चले गए सरफराज, क्या बात। प्रशांत, गुड आफ्टरनून। प्राची, और बेटा और किसी का है 150 अबो आए हैं इस टेस्ट में? किसी के मार्क्स पीरियोडिक टेबल में बेटा 150 से अबो किसी के हैं? प्राची, परदुला 145, गुड। परदुला 145। परदुला लास्ट में कितने से? लास्ट जो पिछला फर्स्ट टेस्ट वाला दिया था बेटा, विधि 155, गुड 155 विधि। और किसी के अबो 155 किसी का है क्या? 140 अप्रोक्स, हाँ ठीक है बेटा, मेंटेन रखना है, धीरे धीरे बढ़ाना है आगे, ग्राफ पीछे नहीं जाना चाहिए, आगे बढ़ना चाहिए ग्राफ। सरफराज सर नेक्स्ट टाइम बढ़ जाएंगे, हाँ बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बढ़ाने हैं, जरूर बढ़ाने हैं, जरूरी है। सदफ 166, सदफ अंसारी के 166 हैं। 166 कैसे कैलकुलेशन बना भाई? 166। गुंजन 125, ठीक है बेटा। इसमें एक काम करना है आप लोगों ने, देखो मैं आपको, देखो हर एक पार्ट बहुत जरूरी होता है, कहते हैं ना जी सर हर एक दोस्त जरूरी होता है लाइफ में, वैसे हमारी पढ़ाई का हर एक पार्ट जो हम करते हैं वो बहुत जरूरी है बेटा। कि मान लो हम पढ़ाई करते हैं, जो थ्योरेटिकल पार्ट पढ़ते हैं, न्यूमेरिकल पार्ट पढ़ते हैं, वो तो जरूरी है ही है, लेकिन जो टेस्ट देते हैं वो और ही जरूरी है। मतलब हर एक चीज की जरूरत और ज्यादा बढ़ती जाती है। और टेस्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं, जो क्वेश्चन हमें नहीं आए, जो क्वेश्चन हमसे गलत हुए, उन पे हमें टिक मार्क करना है बेटा। अगर हमसे गलत हुए हैं और हमें बिल्कुल भी हमें आइडिया ही नहीं आया और गलत हो गया, उस पर आपने रेड साइन लगा देना है, वो आपने उसके ऊपर रेड साइन लगाना है बेटा। इसका मतलब वो डेंजर है आपके लिए। जब अगली बार देखो तो उस टॉपिक को, उस पॉइंट को जरूर देखना। जो आपसे सिल्ली मिस्टेक हुए हैं उसको ब्लू कर दो, उसको ब्लू कलर कर दो, जो हो गए हैं वो ग्रीन है, तो सिल्ली मिस्टेक वाले ब्लू। तो आपके पास ब्लू और रेड वाले बहुत कम क्वेश्चन बचेंगे हर किसी पार्ट में। अक्सर क्या होता है बेटा, मैं देखता हूं कि बहुत सारे स्टूडेंट क्या है, जब क्वेश्चन का डिस्कशन होता है तब उनकी स्ट्रेंथ बहुत कम देखता हूं। देखो जब बहुत कम नंबर आते हैं, या पेपर डिस्कशन होता है तो बहुत कम होते हैं। लेकिन ये हमें समझना चाहिए, इट इज अवर नीड, कि हमें अगर बेस्ट करना है, हमें बहुत बेस्ट लेवल पर ले जाना है, तो हमें एनालिसिस बहुत जरूरी है। क्वेश्चन का एनालिसिस से हमें आइडिया मिलता है, हर बार कुछ ना कुछ जरूर नई चीज सीखेंगे आप, तो ये बहुत जरूरी है बेटा। फरहीन आज के 150 हैं, तो आप जो आपसे क्वेश्चन बिल्कुल गलत हुए बेटा, जिनके आसपास भी नहीं पहुंच पाया आप, आपके लिए बिल्कुल अलग था, नया था, उसको रेड जोन में डाल देना आपने, रेड कलर से आपने साइन करना है। अभी जो है
जो रेड से कर लेना है, या उस क्वेश्चन को आपने अलग से लिख लेना है, फिर लिख के करना है कि क्यों आपसे गलत हुआ हो, और जो आपसे सिली मिस्टेक हुई है उसको बेटा ब्लू कलर से लिखना है, या आप कलर अपनी तरफ से भी बना सकते हो, और फिर जब अगली बार टेस्ट होता है तो उसको आपने देखना है। यही तरीका है बेटा। तो करें, स्टार्ट करें बेटा। सभी लोग रेडी हो? टारगेट रखो बेटा, 140 तो टारगेट रखा ही करो कि 140 तो रखना ही है, हर एक स्टूडेंट के लिए जरूरी है। इट इज एडवाइजेबल फॉर ऑल ऑफ यू। यू मस्ट सेट ए टारगेट ऑफ 140, एटलीस्ट 140, और धीरे धीरे उसको। हाँ दीपांशु, हेलो बेटा, कितना मार्क्स लिया था इस टेस्ट में बेटा? दीपांशु तुमने मार्क्स नहीं लिखे अभी तक, तुम्हारे नहीं आए, शिवानी नहीं आए तुम्हारे, संध्या तुम्हारे मार्क्स नहीं आए बेटा। क्या मार्क्स स्कोर किया था आप लोगों ने? दीपांशु 170, गुड बेटा, 170। लास्ट में भी आपने ऐसे ही अच्छा परफॉर्म किया था, ऐसे ही कंटिन्यू रखना है। बाकी लोगों ने भी देखना है। देखो बेटा, एक बच्चा कर सकता है तो बाकी कर सकते हैं। शिवानी 120, शिवानी बढ़ाना है आगे, पीछे नहीं होना। देखो क्या गलतियां हुई हैं, उसको एनालाइज करो। हिमांशु क्या स्कोर किया बेटा? हेलो हिमांशु, स्कोर क्या रहा? यस, लेट स्टार्ट बेटा। हर्षिता 120, कोई बात नहीं, कोशिश करो बेटा, आगे बढ़ाओ। आज तो जो गया वो छूट गया, आज जो हो गया है उसमें कुछ नहीं कर सकते बेटा हम, लेकिन आप ये जरूर सोचो कि आज मैंने कुछ नहीं किया है, आज मैंने कम किया है, तो अगली बार में नेक्स्ट टाइम इट वुड बी बेटर। यही लाइफ होती है बेटा, हमेशा बेटर करने का हम तरीका सोचते हैं। तो देखो 46 नंबर में किसी को प्रॉब्लम? लेट मी स्टार्ट। 46 में किसी को प्रॉब्लम? नहीं होना चाहिए वैसे, अगर है तो पूछ सकते हो बेटा। 46, 40 से लेके 50 तक किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अपना क्वेश्चन नंबर लिख दो बेटा। 46 से 50 तक, 46, 47 में किसी को प्रॉब्लम? अप टू 47 नंबर क्वेश्चन में 47 नो। 48 में बेटा 48, तानिया जायसवाल का 57 है, रेनी का 47 है। 47 देखो बेटा, 47 आप देख रहे हो। 47 में यस, 47 में देखो आप, ये अच्छा क्वेश्चन है बेटा, थोड़ा लेवल से बढ़कर था। आपको डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी बनानी थी बेटा। मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन की सेकंड आयोनाइजेशन एंथैल्पी। सभी सुनो बेटा, जरूरी है। पहले आप फर्स्ट आईपी लिखो। फर्स्ट आईपी के अकॉर्डिंग अगर हम लिखेंगे तो देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन आता है, जिसमें मैग्नीशियम का ऑर्डर आता है यहां पर। मैग्नीशियम का आईपी एक ज्यादा हो जाता है बेटा, आईपी वैल्यू। अगर फर्स्ट आईपी की बात करें तो इसमें आ जाएगा एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम और सिलिकॉन। लेकिन आपको मैंने बताया था, अगर आपको सेकंड आईपी करना है बेटा, सेकंड आईपी करना है, सेकंड आईपी के अंदर क्या करना है आपको? सेकंड आईपी में एक पीछे सोच लो बेटा, जैसे एल्यूमिनियम को एक पीछे सोचो, सेकंड आईपी निकालना है तो एल्यूमिनियम के जस्ट पीछे बेटा होता है मैग्नीशियम। ओके बेटा, ओके शिवानी। देखो मैग्नीशियम का एक पीछे ले लो बेटा, 12 होता है तो 11 आ जाएगा। सोडियम और सिलिकॉन का भी एक पीछे ले लो, सिलिकॉन का 14 एटॉमिक नंबर होता है। ये तरीका होता है बेटा, इस तरीके से, इस ट्रिक से कभी भी क्वेश्चन आईपी वाला, सेकंड आईपी का क्वेश्चन गलत नहीं जाएगा, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेकंड आईपी। सिलिकॉन एक पीछे, सिलिकॉन के एक पीछे सोचो जरा क्या होगा। सिलिकॉन के एक पीछे बेटा आपका ये 14 है तो 13 वाला एल्यूमिनियम, और मैग्नीशियम, सोडियम और एल्यूमिनियम में ऑर्डर निकालो इसमें, तो सोडियम सबसे कम, फिर एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम उससे ज्यादा आता है। तो अब वापस सोचो, देखो सोडियम किसको बोला आपने? सोडियम बोला है मैग्नीशियम को। एल्यूमिनियम देखो किसको लिया है? सिलिकॉन को। और मैग्नीशियम देखो किसको लिया आपने? मैग्नीशियम अगेन एल्यूमिनियम को। तो नेट रिजल्ट जाके यहां पहुंचा। तो आईक्यू का क्वेश्चन है, आईक्यू के अकॉर्डिंग सोल्व करना बेटा। मैग्नीशियम से ज्यादा सिलिकॉन, सिलिकॉन से ज्यादा एल्यूमिनियम। तो अगर आपके पास कभी भी सेकंड आईपी का क्वेश्चन आता है आपके पास बेटा,
जब कभी भी आपके पास सेकंड आईपी का क्वेश्चन आता है, बट इट इज एप्लीकेबल ओनली, दिस ट्रिक इज एप्लीकेबल ओनली फॉर सेकंड आईपी। सेकंड आईपी है तो जो आपकी फर्स्ट आईपी जो एलिमेंट दिए हैं उनका ऑर्डर लिख लो। जैसे हमारे पास मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और सिलिकॉन था तो हमने पहले लिख लिया, इसमें एल्यूमिनियम सबसे कम आया, फिर मैग्नीशियम आया, फिर सिलिकॉन आया। अब एल्यूमिनियम का सेकंड आईपी निकालना है तो एल्यूमिनियम से एक नीचे वाला एलिमेंट एल्यूमिनियम को एज्यूम कर लो, तो एल्यूमिनियम मैग्नीशियम बन गया, मैग्नीशियम सोडियम बन गया, सिलिकॉन एल्यूमिनियम बन गया। अब मैग्नीशियम सोडियम एल्यूमिनियम का ऑर्डर निकाल लो जो होता है जनरली, तो या सोडियम एल्यूमिनियम मैग्नीशियम आ गया। अब जिसको आपने मैग्नीशियम लिया था, सपोज आपने मैग्नीशियम एल्यूमिनियम को लिया था, तो मैग्नीशियम रिवर्स चल जाओ, मैग्नीशियम एल्यूमिनियम लिया तो वापस एल्यूमिनियम रख दो। तो जब भी बेटा आपका सेकंड आईपी आ जाए, जैसे मैं आपसे पूछूं कि भाई ये देखो, इसी के साथ एक प्रॉब्लम और दे रहा हूं मैं आपसे ये पूछ लेता हूं कि भाई सेकंड आईपी बताना है आपको, लेकिन सेकंड आईपी में मैंने क्या लिख दिया, बोरॉन और बेरिलियम लिख दिया। मैंने कहा इनके सेकंड आईपी बताओ, तो सेकंड आईपी कैसे बताओगे बेटा, बोरॉन को डायरेक्ट नहीं, पहले बोरॉन को डायरेक्ट नहीं देखोगे, बोरॉन का एक पीछे सोचो सेकंड आईपी निकालना है, तो बोरॉन का एक पीछे क्या आएगा, देखो बोरॉन 4 है, 5 है, तो बेरिलियम 4, तो बोरॉन Be बन जाएगा। और बेरिलियम का एक पीछे देखो, बेरिलियम 4 होता है तो एक पीछे जो बन जाएगा वो आपका लिथियम बन जाएगा। अब आप लिथियम और बेरिलियम में देखो किसका आईपी ज्यादा होता है, Be का, तो आप कहोगे लिथियम से ज्यादा Be। तो लिथियम किसको सोचा है, वापिस रख दो आप, लिथियम बेरिलियम को सोचा है और आपने जो Be बोरोन को सोचा है, तो ये आंसर आ जाएगा। बेरिलियम से बोरोन ज्यादा आ जाएगा, बेरिलियम से बोरोन ज्यादा आ जाएगा। जब भी सेकंड की करो बेटा आप, जब भी सेकंड करो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से मत करना, नो नीड टू सॉल्व विद द हेल्प ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। आई ऑलवेज टोल्ड यू अबाउट दैट, कि मैं जो है इस बारे में आपको बोलता हूं कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से सोल्व मत किया करो, उसकी बजाय आप याद कर लो, आप याद कर लो उसके हिसाब से कि आपको एक ऑर्डर याद है, लिथियम सोडियम। यही चैप्टर जो बहुत इजी होता है, गलतियां यही कराता है बेटा एग्जाम में सबसे ज्यादा, तो इसको सीखने के लिए ट्रिक यूज किए जाते हैं। तो जब भी सेकंड आईपी करना है, आपको ऑर्डर याद है, ऑर्डर याद है, उस ऑर्डर को सेकंड आईपी करना है तो डायरेक्ट मत देखो, एक पीछे एलिमेंट बना करके देख लो। क्लियर। 47 के बाद बेटा देखो 48 में किसी को प्रॉब्लम तो नहीं है, 48 नहीं आया था आपका। इसके बाद 49 पूछा है किसी ने, देखो अमोंग थर्ड रो एलिमेंट एटॉमिक साइज इज मैक्सिमम। बेटा देखो किसने पूछा, देखो हर्षिता बेटा देखो 49 पूछा है, तो किसी भी पीरियड के अंदर सबसे बड़ा साइज जो होता है वो नोबल गैसेज का होता है। क्यों होता है नोबल गैसेज का, यू नो बेटा, यू नो वेरी वेल, मैनी ऑफ स्टूडेंट नो अबाउट दिस कॉन्सेप्ट कि किसी भी पीरियड में, यस सरफराज का आंसर आ गया। देखो इनर्ट गैस होती है, तो कोई भी अगर कहीं इनर्ट गैस होगी अपने पीरियड में वो सबसे बड़ी होगी। इनर्ट गैस जो होती है वो अपने पीरियड में सबसे बड़ी होती है, बिकॉज उसका वेंडरवाल रेडियस कंसीडर करते हैं, इसलिए यहां आर्गन आएगा बेटा, हर्षिता आर्गन आएगा ड्यू टू वेंडरवाल रेडियस, कंसिडरेशन ऑफ वेंडरवाल रेडियस। नेक्स्ट चलो बेटा 50 में किसी को प्रॉब्लम, तान्या ने 50 भी पूछा था, विच ऑफ द फॉलोइंग स्पीसीज विल हैव द स्मॉलेस्ट साइज। अगर आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है फिर तो कोई प्रॉब्लम नहीं है बेटा, आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज है तो जिस पर जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज होगा उसका साइज उतना छोटा होगा आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज में। तो इन तीनों स्पीसीज के अंदर देखो मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम और पोटेशियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, पोटेशियम में एल्यूमिनियम पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए ये स्मॉलेस्ट हो गया, ये आपका स्मॉलेस्ट हो गया। एक आपको एक्सेप्शनल केस मैंने बताया था कि लिथियम अगर Li पॉजिटिव है और Mg अगर 2 पॉजिटिव है, ये केस मैंने लिखवाया था बेटा नोट्स में आपको। Li और मैग्नीशियम में इवन लिथियम सेकंड पीरियड का है, Mg थर्ड पीरियड का है, फिर भी लिथियम मैग्नीशियम से भी बड़ा है। तो लिथियम मैग्नीशियम से बड़ा है तो एल्यूमिनियम जो है वो तो मैग्नीशियम से छोटा है, तो एल्यूमिनियम नीचे आएगा ना आपका। तो लिथियम नहीं देना, आप इसमें लिथियम दे सकते हो, लेकिन बहुत सारे बच्चे इसमें मिस्टेक करके आते हैं बेटा। Li पॉजिटिव गैसियस और Mg2 पॉजिटिव गैसियस में याद रखना बेटा एक्सेप्शनल केस है कि लिथियम बड़ा होता है Mg2 पॉजिटिव से, लिथियम is greater than Mg2 positive, it should be kept in mind. There are many time this is the a great mistake, many times this is the great mistake कि लिथियम को, इसलिए मैंने डेटाबेस बताया था आपको, मैंने बोला था कि साइज में याद रखना बेटा
लिथियम Li पॉजिटिव, अकेला लिथियम नहीं, Li पॉजिटिव आयन Mg2 पॉजिटिव आयन से बड़ा रखना है बेटा। इन चीजों को जो मिस हुआ है क्लास में, देखो बेटा पेपर में या किसी बच्चे से मिस हुआ है तो वो इसको रेड लाइन लगा देना बेटा, रेड डेंजर जोन में डाल देना इस क्वेश्चन को अपने लिए, किसका मतलब जिससे अगली बार उसको याद रहे। नेक्स्ट आ जाओ बेटा 51 से लेके 55 तक किसी का प्रॉब्लम, 51 से 53 आ जाओ पहले, 51 to 53 बेटा, 51 से 53 तक किसी का प्रॉब्लम, 51 से 53 नहीं है बेटा, तो 53 से आगे चलो 55 तक, 53 से 55, 53 से 55, तो एक तो सरफराज सिद्दीकी का 53 क्वेश्चन आ रहा है, तो इसमें देखो क्या दिया है, व्हाट आर द टू रेडियस शोन, ये देखो डायग्राम बना के समझाया था बेटा, है ना, सरफराज डायग्राम बना के समझाया था कि जैसे सपोज ये क्लोरीन एटम है, ये क्लोरीन एटम है, इन दोनों के बीच का रेडियस तो कोवलेंट रेडियस हो जाएगा, तो ए जो है दो एटम के बीच का रेडियस है, तो ए कोवलेंट रेडियस हो गया, और दो क्लोरीन के बीच का जो रेडियस है वो तो एक्चुअल बॉन्ड ही नहीं है, तो उनमें दो नेबरिंग एटम जो होते हैं उनके बीच के रेडियस जो बी हो गया वो तो वैन डर वाल रेडियस हो गया बेटा। अब ए कोवलेंट रेडियस है और जो बी है, बी जो है डायरेक्ट तो रेडियस नहीं है लेकिन रिलेटेड विद वैन डर वाल रेडियस है, रिलेटेड विद वैन डर वाल रेडियस, डायरेक्ट रेडियस नहीं है, क्योंकि डायरेक्ट रेडियस तो उसका हाफ करोगे आप, रिलेटेड विद वैन डर वाल रेडियस, तो ऑप्शन के हिसाब से सोच लो बेटा, सरफराज 53 देखो, ए एटॉमिक रेडियस कोवलेंट रेडियस और बी वैन डर वाल रेडियस से रिलेटेड है, तो अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो हमारे पास बी आ जाएगा। बी डायरेक्ट वैन डर वाल रेडियस नहीं है, वैन डर वाल रेडियस जो होगी जो यहां से लेके यहां डिस्टेंस करोगे यहां का हाफ होगी, तो वैन डर वाल रेडियस, बट अप्रोप्रिएट आंसर देखेंगे तो वैन डर वाल रेडियस आ जाएगा बेटा। 53 कोवलेंट रेडियस एंड वैन डर वाल रेडियस, क्लियर सरफराज योर डाउट is your doubt is clear, is your doubt clear सरफराज, निखिल आ जाओ बेटा। दिशांक अभी रुक जाओ बेटा, अलग से पूछना हो, जो अलग से हो फिर हम वो अलग से बात करेंगे। अभी 55 पे आ जाओ, देखो 55 में आपका था, किसी ने पूछा था 55 में से ये ए लार्ज डिफरेंस बिटवीन, देखो लार्ज डिफरेंस बिटवीन कह रहा है निखिल तुम्हारा क्वेश्चन आया था, ये लार्ज डिफरेंस कह रहा है बेटा, लार्ज डिफरेंस, तो लार्ज डिफरेंस की बात कर रहा है। लार्ज डिफरेंस बेटा देखो सेकंड एंड थर्ड आयोनाइजेशन एनर्जी, सेकंड इलेक्ट्रॉन निकालना है और थर्ड इलेक्ट्रॉन निकालना है, तो सेकंड और थर्ड इलेक्ट्रॉन जब निकालो आप तो सेकंड और थर्ड में शेल चेंज होना चाहिए, अगर शेल चेंज हो गया तो इसका मतलब लार्ज डिफरेंस ऑफ एनर्जी आ जाएगा, शेल चेंज हो गया तो बेटा लार्ज डिफरेंस आएगा, तो देखो शेल चेंज सेकंड इलेक्ट्रॉन निकलेगा, फर्स्ट ऑप्शन देखिए आप, हियर नोटिस द फर्स्ट ऑप्शन, इन सेकंड एंड थर्ड बोथ इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम दिस केस, सेकंड एंड थर्ड दोनों 2p से निकलेंगे, सेकंड भी और थर्ड भी सेम से निकलेंगे। देखो आप नेक्स्ट वाले में देखो सेकंड और थर्ड ये भी 2p, इसमें देखो एक यहां से निकलेगा, सेकंड यहां से निकलेगा, थर्ड यहां से निकलेगा, तो सेकंड यहां से इलेक्ट्रॉन निकल रहा है और थर्ड यहां से निकल रहा है, तो ये थर्ड शेल है और ये सेकंड शेल है, देखो शेल चेंज हो रहा है, यहां पर बेटा शेल चेंज हो रहा है, शेल चेंज होने पर एनर्जी डिफरेंस सबसे ज्यादा आता है। अब आप देखो थर्ड वाले ऑप्शन में सेकंड और थर्ड दोनों 3s से, इसमें सेकंड यहां से थर्ड यहां से, बट लेकिन है दोनों शेल थर्ड। डी वाले ऑप्शन में भी देखो दोनों ही थर्ड शेल से निकलेंगे, शेल चेंज नहीं हुआ है, ऑर्बिटल चेंज हुआ है बट शेल चेंज नहीं हुआ बेटा, शेल चेंज नहीं हुआ है, तो शेल चेंज किसमें हुआ, जिसमें आपका शेल चेंज हो, मेन शेल नंबर, मेन ऑर्बिट नंबर चेंज होता है, वहां पर एनर्जी भी बहुत बड़े डिफरेंस के साथ चेंज होती है, इसलिए आपका आंसर आएगा बेटा बी, आंसर बी। तो 55 के बाद 56 पूछ रही है, रेनी पूछ रही है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स, तो फॉल्स है, देखो जो आपको पहले क्लियर हो वो चीजें सोल्व कर लिया करो, जैसे देखो आपका आयोनाइजेशन एनर्जी, स्क्रीनिंग इफेक्ट या शील्डिंग इफेक्ट इंक्रीज होने से इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होता है, शील्डिंग इफेक्ट होता है, जितना शील्डिंग इफेक्ट या स्क्रीनिंग इफेक्ट इंक्रीज होगा इलेक्ट्रॉन रिपल्सन इंक्रीज होगा बेटा, रिपल्सन इंक्रीज होगा तो साइज बड़ा होगा, साइज बड़ा होगा तो आईपी तो डाउन हो, आईपी जो होंगे वो कम हो जाएंगे,
तो इसका मतलब अगर आपका स्क्रीनिंग इफेक्ट बढ़ रहा है तो आईपी वैल्यू कम होंगे, मतलब ये सही जा रहा है आपका। फर्स्ट जो जा रहा है वो रेनी सही जा रहा है। एक एक पॉइंट, एक एक लाइन, एक एक वर्ड पर आपने फोकस रहना है। फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बेरिलियम एंड मैग्नीशियम आर लेस देन आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ बोरोन एंड, अरे ये क्या कह दिया, लेस थोड़ी ना है, ज्यादा है बेरिलियम और बोरोन में, यही तो एक्सेप्शन था, बेरिलियम अपनी एक प्लेस आगे था। ऐसे ही ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो भाई, ये तो लड्डू है लड्डू, एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आ गया तो सीधा हाथ में लड्डू दे दिया, अगर वही नहीं खाओगे तो फिर कैसे बनेगा बेटा, ऐसे क्वेश्चन गलत मत करो। तो फर्स्ट आयनाइजेशन ये तो बिल्कुल बेसिक है, एबीसी है बेटा। तो 56 के बाद 60 तक आ जाओ बेटा, किसी का प्रॉब्लम 56 के बाद 60, तो सेकंड गलत हो गया यहां 56 में, वो कह रहा है लेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। चलो बेटा नेक्स्ट कंटिन्यू, 60 तक किसी का प्रॉब्लम, अप टू 60 किसी का प्रॉब्लम, 60 तक नहीं है तो आगे चलो। 60 के बाद 63 तक आ जाओ बेटा, 61, 62 से 63 तक, अप टू 63। अंशिका का क्वेश्चन आया है 61, द इलेक्ट्रॉनिक स्टेट एक्स एंड वाई एटम आर, ऐसे दे रखी है। देखो आप, इसमें मैंने बोला था आपको यू नीड टू रिकॉग्नाइज द एलिमेंट, इफ electronic configuration given then always you need to recognize the element, you know what is this element, 2 or 2 4 और 6 10 और 1 11, इसका मतलब x का मतलब सोडियम हो गया, तो आपको बेटा आइडिया लग जाता है। देखो इसका मतलब सोडियम हो गया। नेक्स्ट देखो 1s2 2s2 कितना हो गया, 2 और 2 4 और 10 12 और ये कितना हो गया 18 और 1 19 हो गया भाई। 19 वाला देखो क्या होगा बेटा, पोटेशियम हो गया। एक आ गया सोडियम, एक आ गया पोटेशियम, एक सोडियम एक पोटेशियम है, नॉट करेक्ट बताना है आपको, नॉट करेक्ट। एक्स रिप्रेजेंट एल्कली मेटल, बिल्कुल सही। एनर्जी रिक्वायर्ड टू चेंज एक्स इंटू वाई, एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज एक्स इंटू वाई, एक्स इंटू वाई, एक्स को वाई में चेंज करने के लिए एनर्जी रिक्वायर्ड होगा, एनर्जी रिक्वायर्ड होगा। एक्स को वाई में चेंज करना तो हो ही नहीं सकता बेटा, पॉसिबल ही नहीं है, ऐसा तो जादू ही नहीं हो सकता कि आपको एक्स को वाई में चेंज कर लो भाई, ऐसा कोई जादू है क्या? ऐसा कोई जादू नहीं है बेटा कि एक एलिमेंट को दूसरे में हम चेंज कर लें। अभी तो काम चल रहा है न्यूक्लियर केमिस्ट्री पर ऐसे कन्वर्जन में। तीसरा देखो वाई रिप्रेजेंट ग्राउंड स्टेट ऑफ एलिमेंट, ठीक है वो एल्कली मेटल का ग्राउंड स्टेट है। लेस एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स देन फ्रॉम वाई। हाँ ये बोल सकते हैं हम कि सोडियम में या सोडियम और पोटेशियम में आईपी किसका ज्यादा है, सोडियम और पोटेशियम में सोडियम का साइज छोटा, पोटेशियम का साइज बेटा बड़ा, तो आईपी जो होगा सोडियम का ज्यादा होगा, आईपी सोडियम का ज्यादा होगा, आईपी पोटेशियम से सोडियम का ज्यादा। तो सोडियम में ज्यादा एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए, लेस एनर्जी रिक्वायर्ड टू रिमूव इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एक्स। गलत हो गया बेटा, ये गलत हो गया, तो हमें रॉन्ग लेना है, तो ये गलत हो गया और इसका कोई मीनिंग नहीं है। एनर्जी इज रिक्वायर्ड टू चेंज एक्स इंटू वाई, एक्स को वाई में कन्वर्ट करने के लिए कह रहा है एनर्जी चाहिए, एनर्जी आपको जो है चाहिए, तो एक्स इंटू वाई हम कन्वर्ट नहीं कर सकते, एक एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट में हम नहीं भेज सकते। तो आपका सेकंड जो है एम्बिग्यूटी है सेकंड वाले ऑप्शन में। हाँ सरफराज सेकंड वाले में एम्बिग्यूटी है, लेकिन डी वाला तो बिल्कुल क्लियर जा रहा है ना, डी वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, डी भी तो आपके दिमाग में आना चाहिए था भाई, डी तो क्लियर कट ही गलत है जो हम पढ़ रहे हैं उसके अकॉर्डिंग। तो आपने बी भी आंसर हो सकता है, डी भी आंसर हो सकता है, लेकिन यहां कुछ एनर्जी रिक्वायर्ड जो लिखा है वो यही वाला, उसमें कुछ मिसिंग है, क्वेश्चन यही होगा, इसमें लेस एनर्जी रिक्वायर्ड है, उसमें हाई एनर्जी रिक्वायर्ड है। एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव होना चाहिए था, एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव, मिसिंग है कुछ, तो यहां पर आप अपने हिसाब से कुछ कर लो, जैसे एनर्जी रिक्वायर्ड एक्स इंटू एक्स पॉजिटिव लिख लो, अब ये सही ऑप्शन हो जाएगा। तो ये ऑप्शन मिस्टेक है, लेकिन डी वाला बिल्कुल क्लियर कट है बेटा। नेक्स्ट चलो 63 तक किसी का और बेटा, 63 तक, 63 नहीं है, फिर मेरे सामने पास आ रहा है 65। 65 में आपके कुछ ऑप्शन आ रहे हैं कि सी डी दोनों हैं, देख लेते हैं बेटा, सी डी दोनों हैं। तो 65 में 65 ये आएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग अरेंजमेंट डज नॉट गिव द करेक्ट पिक्चर ऑफ ट्रेंड इंडिकेटेड अगेंस्ट इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी। इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी फ्लोरीन की सबसे ज्यादा, क्लोरीन ब्रोमीन ये तो ओके है, ऑक्सीडाइजिंग पावर भी ओके है, जो इलेक्ट्रॉन नेगेटिविटी का ऑर्डर होता है वही ऑक्सीडाइजिंग पावर।
इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी सबसे ज्यादा क्लोरीन की होगी, फिर फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये गलत हो गया। फ्लोरीन क्लोरीन, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी फ्लोरीन की 2 पीछे होगी। 2 ऑप्शन है बेटा, 2 इनकरेक्ट हैं, आंसर दोनों सही हैं, सी एंड डी दोनों सही आंसर होंगे, बिल्कुल सही है। 65 आप सही कह रहे हो, सी भी आंसर है, डी भी आंसर है, क्योंकि दोनों ही गलत दे रखे हैं। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी का ऑर्डर भी गलत दे रखा है, दोनों ही आएंगे बेटा। आप तो अपने नॉलेज के हिसाब से याद रखना कि दोनों चीजों में क्या फर्क आ रहा है। 66 से लेके बेटा 68 तक आ जाओ, 66 से 8 तक, 66 से 8 तक किसी का नहीं है, देन चलो बेटा आगे। 66 से 8 तक नहीं है तो 70 तक आ जाओ बेटा, अप टू 70 किसी का प्रॉब्लम, 70 तक। 70 सरफराज, क्वेश्चन की लैंग्वेज समझनी है, आगे नहीं चलना। 70 का मतलब 70 तक देना है, 70 तक। इन बातों में भी मेरा बहुत सारी चीजें सिखाने को होती है बेटा। मैं अगर 60 से 70 बोल रहा हूं ना, आप 75 बोल रहे हो, तो इसका मतलब गलत हो गया आपका आंसर। आप क्वेश्चन नहीं सुन रहे, आप सिर्फ अपना आंसर दे रहे हो। तो ऐसा एग्जाम में नहीं करना होता, एग्जाम में जो पूछ रहा होता है उसी का आंसर देना है। मैं अगर 70 कह रहा हूं तो 70 तक, अदरवाइज आप फेल हो गए। 75 बोल के मैंने 70 तक बोला है। 69, द स्टेटमेंट दैट इज नॉट करेक्ट फॉर पीरियोडिक क्लासिफिकेशन, द प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट, पीरियोडिक फंक्शन ऑफ देयर एटॉमिक नंबर। तो पहला एटॉमिक नंबर हो गया, थ्योरेटिकल है, सही है। नॉन मेटेलिक एलिमेंट आर लेस इन नंबर, कुछ है ही नहीं क्वेश्चन में ही। द 4 ट्रांजिशन एलिमेंट 3d ऑर्बिटल आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर 4s ऑर्बिटल। अगर हम ट्रांजिशन एलिमेंट में फिल करते हैं तो हमारे पास 3s, 3p, 3d, 4s आते हैं। तो आप पहले 3p में भरोगे, 3p भर के 3p6, फिर 4s में जाओगे और जो है फिर 3d में जाओगे। तो 3d ऑर्बिटल आर फील्ड विद इलेक्ट्रॉन आफ्टर 3p ऑर्बिटल एंड बिफोर थोड़ी है, आफ्टर है, ये गलत हो गया। इजी सा पॉइंट है, ये तो बहुत ही एक्सेप्शन ही इससे करते हो आप, ये गलत हो गया, तो ये करेक्ट नहीं है। फर्स्ट आयनेशन जनरली इंक्रीज एटॉमिक नंबर जनरली इंक्रीज होती है, एक्सेप्शन तो देना नहीं आपको। इजी क्वेश्चन है बेटा, इसमें सेकंड ऑप्शन दे देना। हिंट क्या देना बेटा, ये तो पूरा ही पढ़ते ही हो। ट्रांजिशन एलिमेंट में पहले इलेक्ट्रॉन किस में फिल करते हो? 3d, 3p, 3d, 4s है, तो n+l रूल लगाते हो, पहले इसमें लिख के जाते हो 3p6, फिर इसमें भरते हो 4s2, फिर आप 3d इसके अंदर भरते हो। तो 3d में किसके बाद भरते हो? 3p के बाद भी, 4s2 के बाद भी भरते हो आप। इसमें हिंट क्या बेटा, बहुत 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 मेहनत करनी पड़ेगी आपको। 70 से चलो बेटा आगे, 70 से 73 तक, 70 से 73, 72, 73 तक किसी का, फिर आ जाओ 75 तक, 75, 73 एक आया है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट सीक्वेंस ऑफ एटॉमिक मासेस? अरे रेनी 9th क्लास का क्वेश्चन है, एटॉमिक मास याद कर लो बेटा। एटॉमिक मास किसका किसमें ज्यादा होता है, गिवन एलिमेंट। एक आपने याद किया हुआ एटॉमिक नंबर, ये क्या है, याद आ रहा है बेटा? बच्चों याद आ रहा है आपको एटॉमिक मास वाला? एटॉमिक मास जो उसने उसकी जो आपका मेंडलीव था, मेंडलीव की डीमेरिट थी, उसने एटॉमिक मास के हिसाब से लिखा था, लेकिन एटॉमिक मास का रूल कोबाल्ट और निकिल के लिए तोड़ा था कि भाई निकिल, कोबाल्ट, निकिल और आयरन। एटॉमिक नंबर ऐसे देखेंगे, एटॉमिक नंबर तो इसका ठीक है 26, कोबाल्ट का 27 और इसका 28, ये एटॉमिक नंबर है। एटॉमिक मास जो होता है वो कोबाल्ट का ज्यादा होता है निकिल से, यही तो उसका डीमेरिट था, यही तो उसकी डीमेरिट थी कि उसने एटॉमिक मास को फॉलो किया लेकिन खुद ही तोड़ दिया कोबाल्ट और निकिल की जगह। कोबाल्ट का एटॉमिक मास याद रखना बेटा, जिन बच्चों को ध्यान नहीं है वो याद रखना। एटॉमिक मास जो होता है, एटॉमिक वेट जो होता है, एटॉमिक वेट ऑफ कोबाल्ट इज ग्रेटर देन एटॉमिक वेट ऑफ निकिल। कोबाल्ट का निकिल से ज्यादा है, फिर भी कोबाल्ट को उसने पहले रखा था, किसने? मेंडलीव ने। तो मेंडलीव का ये डीमेरिट था कि इवन एटॉमिक मास का इंक्रीजिंग ऑर्डर फॉलो किया उसने, लेकिन फिर भी कोबाल्ट को पहले रख दिया, क्योंकि एटॉमिक नंबर के हिसाब से रखोगे तो आ जाएगा।
बिल्कुल सही दीपांशु, दीपांशु ने डेटा भी शेयर किया बेटा। देखो कोबाल्ट का कह रहा है, कोबाल्ट का 58 है, निकिल का 58 पॉइंट नहीं 58, इसका जो अप्रोक्सीमेट 60 है, कोबाल्ट का 58.9 है, थोड़ा सा फर्क होता है। और निकिल का देखोगे आप तो निकिल का है 58.6, तो थोड़ा सा फर्क है। डेटाबेस चले जाओगे तो फिर चीजें याद रहने में थोड़ी आसानी रहती है आपको, है ना। बाकी वैसे ये जो क्वेश्चन है (58.6, 58.9), चलो भाई चलो कोई बात नहीं। 73 भी पूछा गया है, एटॉमिक मास वाला हो गया 73। एटॉमिक मास कोबाल्ट का ज्यादा होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर कोबाल्ट का कम होता है निकिल से। नेक्स्ट चले जाओ बेटा, 73 के बाद 75 तक आ जाओ किसी का। (75) तक 75 से आगे चलो बेटा, 76 से 80 तक। 75 आया है क्वेश्चन। बेरिलियम शोज रिजेम्बलेंस, रिजेम्बलेंस का मतलब क्या होता है बेटा? रिजेम्बलेंस का मतलब डायगोनल रिलेशनशिप। वेरी इजी क्वेश्चन, गलत नहीं होना चाहिए था, गलत हो रहा है, गलत बात है ये। बेरिलियम मैग्नीशियम, लिथियम, लिथियम बेरिलियम, नीचे सोडियम मैग्नीशियम, बेरिलियम बोरोन एल्यूमिनियम, ये डायगोनल रिलेशनशिप शो करते हैं। बेरिलियम लिथियम किसके साथ? यहां पर तो बेरिलियम शो रिजेम्बलेंस इन केमिकल बिहेवियर, तो आपका पीरियोडिक टेबल के हिसाब से कुछ गड़बड़ लग रहा है मुझे। लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, और नीचे लिथियम के नीचे सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। लिथियम किसके साथ शो करेगा प्रॉपर्टी में? मैग्नीशियम के साथ। बेरिलियम किसके साथ शो करेगा? एल्यूमिनियम के साथ। बोरोन किसके साथ शो करेगा? सिलिकॉन के साथ। तो बेरिलियम शोज, तो बेरिलियम किसके साथ शो करेगा? बेरिलियम शोज रिजेम्बलेंस इन केमिकल बिहेवियर, तो एक तो आना चाहिए बेरिलियम, जो आ जाएगा वो एल्यूमिनियम के साथ आ जाएगा। अब ऑप्शन के हिसाब से देखते हैं क्या देखना चाहता है वो। कहता है बेरिलियम, तो बेरिलियम अपनी फैमिली के साथ तो कुछ करता ही है, थोड़ा क्वेश्चन हटा के बना दिया उसने। अपनी फैमिली के साथ करता है, लेकिन कुछ प्रॉपर्टी अलग के साथ भी हो जाती है। तो बेरिलियम एल्यूमिनियम के साथ करता है, इसका मतलब ये नहीं कि सारी प्रॉपर्टी एल्यूमिनियम जैसी, अपने ग्रुप जैसी तो होंगी ही ना हर किसी की, क्योंकि एल्किलाइन अर्थ मेटल तो है ही। तो एक ऑप्शन तो एल्यूमिनियम ठीक था, वो तो सब जगह ही दे दिया उसने। दूसरे ऑप्शन में उसने लोचा डाल दिया, तो फिर आप मैग्नीशियम साथ में देखो, क्योंकि उसके ग्रुप का तो वो है ही, उसके ग्रुप में वो जाएगा ही जाएगा। 75 के बाद बेटा आप लोगों को क्वेश्चन आया है 77, 78, 79। अरे सभी ने पूछ ली क्या हो गया ऐसे क्वेश्चन में, देखते हैं क्या मुश्किल क्वेश्चन आ गया क्या। 77 देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ थर्मल कंडक्टिविटी। देखो थर्मल कंडक्टिविटी बिल्कुल जनरल नॉलेज वाले क्वेश्चन है बेटा, ऐसे आते जाए याद करते जाना। थर्मल कंडक्टिविटी, सबसे बेस्ट कंडक्टर क्या होता है? सबसे बेस्ट कंडक्टर होता है सिल्वर। सबसे बेस्ट कंडक्टर है सिल्वर। सिल्वर जो होता है बेटा वो सबसे बेस्ट कंडक्टर है, लेकिन महंगा पड़ता है, इसलिए वायर जो यूज करते हैं वो कॉपर के करते हैं। और फिर होता है हमारा एल्यूमिनियम। तो इंक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी, इंक्रीजिंग थर्मल कंडक्टिविटी, तो एजी सबसे बेस्ट, फिर कॉपर, फिर एल्यूमिनियम। याद करने वाला पॉइंट है बेटा, याद करना है कि कंडक्टेंस सबसे बेस्ट आपकी वो सिल्वर में होती है, लेकिन चांदी के तार बना दिए तो चोर बहुत आ जाएंगे। तांबे के नहीं छोड़ते तो इससे चांदी के तो जबरदस्ती ले जाएंगे तार निकाल करके। तो चांदी सबसे बेस्ट है, फिर तांबा है, और उससे कम एल्यूमिनियम है। तो ये दो तो देखते ही हो आप बेटा। वायरिंग जो देखते हो किसकी मिलती है आपको? कई बार देखते हो आपको येलो कलर के कॉपर की, या कई बार आप देखते हो एल्यूमिनियम व्हाइट कलर की। तो एल्यूमिनियम व्हाइट कलर की मिलती है। 77 के बाद 78, विच ऑफ द फॉलोइंग हैलोजन इज सॉलिड एट। बहुत इजी क्वेश्चन है ये तो भाई, जनरल क्वेश्चन है, ऐसे क्वेश्चन आने चाहिए, कोई पढ़ाएगा या ना पढ़ाए ये क्वेश्चन आना चाहिए बेटा। जो आपकी फ्लोरीन होती है ना, फ्लोरीन वो रूम टेम्परेचर पर गैस है। फ्लोरीन रूम टेम्परेचर पर गैस होती है फ्लोरीन, और जो क्लोरीन होती है वो भी रूम टेम्परेचर पर गैस है Cl2। लेकिन ब्रोमीन जो होती है रूम टेम्परेचर पर लिक्विड है, रेड लिक्विड है।
इसलिए क्वेश्चन पूछा जाता है नॉन मेटल हो और लिक्विड हो तो कौन सा है, नॉन मेटल भी है तो नॉन मेटल लेकिन लिक्विड, रेड कलर का लिक्विड वो ब्रोमीन होती है। और आयोडीन जो होती है वो सॉलिड स्टेट में मिलती है। आयोडीन पहली बात, आयोडीन सॉलिड स्टेट में मिलती है बेटा। साथ में जो आयोडीन होती है वो आयोडीन जो सॉलिड तो है, साथ में जो कह सकते हो वायलेट ब्लैक कलर की होती है। और इसमें लक्ष्चर भी होती है लाइक मेटल। तो ऐसे जनरल क्वेश्चन बहुत पूछे जाते हैं। लक्ष्चर, लक्ष्चर मतलब चमक होती है इसमें, जैसे मेटल्स में चमक होती है ना, वैसे ये है नॉन मेटल लेकिन फिर भी इसमें चमक है, तो फिर भी इसमें चमक है। तो ऐसी कोई मेटल आपसे नॉन मेटल पूछ ले जिसमें चमक होती है तो आंसर बेटा आप इसमें देंगे आपकी आयोडीन। और आयोडीन वायलेट कलर का है और सॉलिड है मेटल जैसा। आप में से 79 भी हर्षिता ने पूछा है, इन ट्रांजिशन मेटल इनकमिंग इलेक्ट्रॉन ऑक्यूपाई n माइनस प्रेफरेंस टू। अरे भाई n प्लस एल रूल, n प्लस एल रूल, n जो n माइनस डी होता है। अब ये देखो, आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हो, सपोज किसी आयरन का लिखते हो, आयरन में लिखते हो 3d 4s या 4p, जो भी लिखते हो 4s 4p। तो आप क्या करोगे, जब इलेक्ट्रॉन फिल करोगे तो पहले इधर भर के आओगे 3p में 6 तक, फिर उसके बाद सपोज आयरन का एग्जांपल लेता हूं मैं, 3p में आप 6 भर के आओगे तो उसके बाद वापस 4s में आओगे ना बेटा। 3p के बाद 3d में नहीं भरते हो, n प्लस रूल के अकॉर्डिंग भरते हो, इसलिए आपको 4s में इलेक्ट्रॉन भरने पड़ते हैं। फिर आप इसमें आते हो और उसके बाद 4p में जाओगे। तो आप जो n-1d लेवल में इलेक्ट्रॉन किससे पहले भरते हो, 4s के बाद भरते हो। पहले 4s में भर के फिर 3d में, और 4p से पहले भरते हो। तो उसने क्वेश्चन थोड़ा आपका दिमाग से पूछ लिया, दिमाग का आते ही फेल हो गया आप, इसलिए अगली बार फेल नहीं होना है। ये अगली बार आपने फेल नहीं होना है। तो आपको np से पहले मतलब 4p से पहले भरना है 3d को, और 4s के बाद, 4s के बाद 4p से पहले। 4p मतलब आउटर मोस्ट शेल हो गया तो np हो जाएगा। वो डायरेक्ट क्लोरीन नहीं होती बेटा, वो क्लोरीन के केमिकल होते हैं। जो वाटर में करते हैं वो केमिकल होते हैं। रूम टेम्परेचर पर क्लोरीन गैस ही होती है, वहां क्लोरीन इनडायरेक्ट वे में आपकी बनती है। वहां पर आपका क्लोरीन जो बनेगा वो इनडायरेक्ट वे में बनेगा। तो इनडायरेक्ट वे के अंदर आपको दिया जाता है, डायरेक्ट नहीं। इसीलिए तो उसमें क्या भरते हो आप, ब्लीचिंग पाउडर भी तो भरते हो बेटा, ब्लीचिंग पाउडर भी देखते हो ना। नेक्स्ट आ जाओ फिर 80 के बाद 80 से 85 तक बेटा किसी का प्रॉब्लम, 80 से 85, अगर 80 से 85 किसी का प्रॉब्लम है तो यू कैन आस्क 80 टू 85। टू 85, 80 आया है मेरे पास। एक इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन द स्टेटमेंट विच इज नॉट करेक्ट अबाउट दीज एलिमेंट। बेटा जब भी रिकमेंडेशन, बार बार इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखते ही एलिमेंट रिकॉग्नाइज करो। एलिमेंट, हर्षिता बेटा एलिमेंट रिकॉग्नाइज करना है। पहले आपने ये एलिमेंट रिकॉग्नाइज करना है तो बहुत आसान हो जाएगा। देखो 2a 4 और 6 10 और 1 11 सोडियम है, 2 और 2 4 और 5 9, 9 आ गया फ्लोरीन, 2 और 2 4 और 6 10 बन गया नियोन। ये काम होते ही तो क्वेश्चन हो गया। 2 2 4 और 3 7 नाइट्रोजन। अब क्या मुश्किल है क्वेश्चन में, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन देखा, पता लग गया कौन कौन से मेटल है, सब क्लियर हो गया। पहले वाला एल्कली मेटल, फर्स्ट इज एन एल्कली मेटल, ये रहा सोडियम एल्कली मेटल, सही है। थर्ड इज ए नोबल गैस, नियोन। थर्ड कौन सा है, 2 2 4 और 10 नियोन। नियोन इज ए नोबल गैस। बेटा नोबल गैस है, मेटल थोड़ी है नोबल, नोबल गैस होना चाहिए था। नियोन जो है नोबल गैस है, नोबल मेटल नहीं है, तो गलत हो गया। क्योंकि नोबल मेटल क्या होती है, देखो कहां क्वेश्चन फंसाया है उसने। नोबल मेटल कौन सी होती है, जो गोल्ड प्लेटिनम Au, ये वाली नोबल मेटल होती है। नोबल गैस, नॉट नोबल मेटल। तो ऐसे बनाया करो ना बेटा, सरफराज ऐसे बनाया करो कि पहले जब भी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन आ जाए तो मेटल आप वो सोच लिया करो कि एलिमेंट कौन सा है। अगर आपके पास एलिमेंट का आइडिया आ गया ना बेटा, फिर आप गलत नहीं होंगे, गलती के चांसेस बहुत कम होंगे क्वेश्चन में।
क्योंकि यहां तो इतने सारे क्वेश्चन है और फाइनल एग्जाम में एक चैप्टर से एक ही क्वेश्चन आएगा और वो इजी सा क्वेश्चन आएगा, तो अगर वो गलत हो गया तो नुकसान हो जाएगा बेटा। नेक्स्ट चलो 85 तक किसी का, अप टू 85। अप टू 85 नहीं है तो बेटा 90 तक आ जाओ। 86 से 90 तक। रितु का आया है 86, 87, सदफ का 87, तो 86 भी आया है बेटा। LICL, BCl, BCl3 कोवलेंट बॉन्ड कैरेक्टर फॉलो द ऑर्डर। बहुत इजी क्वेश्चन, बहुत इजी। क्लोरीन नॉन मेटल तो कॉमन है सब में, तो नॉन मेटल कॉमन है तो कैसे सोल्व करोगे? जितना पीरियोडिक टेबल में इस तरफ जाओगे उतना कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बेटा। तो लिथियम से इधर है बेरिलियम, बेरिलियम से इधर है बोरोन, बोरोन से इधर है कार्बन। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या हो सकता है? तो जितना इधर जाते हो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ते हैं तो कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता जाएगा बेटा। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस से भी निकाल सकते थे। 86 के बाद 87 भी पूछ रहे हैं आप, देखते हैं 87। अरे अरे ऐसे क्वेश्चन मत पूछा करो बेटा, तैयारी करके आया करो। एसिडिक स्ट्रेंथ बताना है फॉस्फोरस को छोड़ के, तो मैंने बोला था ऑक्सीजन काउंट कर लेना, जिसमें ऑक्सीजन जितना ज्यादा HClO, HClO2, HClO3, HClO4 उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। तो HClO4 देखो HOCl, HClO2, HClO3, HClO, इससे इजी क्वेश्चन एग्जाम में क्या मिलेगा बेटा? शिवानी ऐसे क्वेश्चन गलत नहीं करने। ऑक्सीडेशन स्टेट से भी चेक कर सकते थे, जिसका ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, तब भी मैंने 2-3 ट्रिक सिखाए थे, इसमें तो गलत होना ही नहीं चाहिए था। सिर्फ यहां पर फॉस्फोरस वाला एक्सेप्शन है, फॉस्फोरस में उल्टा होता है, जिसमें ऑक्सीजन कम होते हैं। सिर्फ एक्सेप्शन जो याद रखना है फॉस्फोरस वाला, उसमें जिसमें कम होते हैं उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा होता है। तो H3PO4, H3PO3, H3PO2, फॉस्फोरस वाले को छोड़ करके इसमें जिसमें ऑक्सीजन कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा, जिसमें ऑक्सीजन कम उसका एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। बाकी सब में जनरल रूल है, जिसमें ऑक्सीजन ज्यादा देखो उसका एसिडिक कैरेक्टर भी ज्यादा करना। 80 रेनी का 88, 89 भी आ गया। अब देखो यहां पर जितना हमें एसिडिक कैरेक्टर देखना है, तो एसिडिक कैरेक्टर देखना है, ऑक्साइड है आपके पास। अब आप जो है सेंट्रल एटम तो सेम है नहीं, सेंट्रल एटम सेम नहीं है तो पीरियोडिक टेबल के हिसाब से चले जाओ। जितना पीरियोडिक टेबल में इधर से इधर जाओगे, पीरियोडिक टेबल में मेटल से नॉन मेटल की तरफ जाओगे आप, अगर आप मेटल से जितना नॉन मेटल की तरफ जाते हो उतना अभी मैंने बताया कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है। पहला पॉइंट ही कोवलेंट कैरेक्टर आपका बेटा बढ़ेगा। कोवलेंट कैरेक्टर बढ़ता है तो फेजेंस बोलता है उतना ही आपका एसिडिक कैरेक्टर भी बढ़ता है। तो सोडियम मेटल है, आर्सेनिक मेटल है, तो सोडियम से इधर जा रहे हो तो एसिडिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। अब यहां पर आ गया नाइट्रोजन और क्लोरीन, ऊपर से नीचे जाते हो तो ऑक्साइडों में मैंने क्या बताया था, ऊपर से नीचे, ऊपर से नीचे जाते हो अगर सेम ऑक्सीडेशन स्टेट है तब तो ओके होता, लेकिन सेम ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं है तो आप जो है ऑक्सीडेशन स्टेट निकाल के देखो तो क्लोरीन का बहुत हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट आएगा +7। थोड़ा ट्रिकी और थोड़ा हार्ड क्वेश्चन था, क्योंकि नाइट्रोजन के साथ साथ क्लोरीन भी दे दिया था, और क्लोरीन सिंपल नहीं दिया था, क्लोरीन +7 में दे दिया था। अगर ऐसा होता देखो बेटा, जैसे मैं कहता NO2 और मैं ClO2 कहता, तो दोनों ऑक्साइड बिल्कुल एक जैसे, तो ऊपर से नीचे जाते हैं तो ऑक्साइडों के जो एसिडिक कैरेक्टर होते हैं वो कम होते हैं, तब आपका क्लोरीन कम एसिडिक होता। लेकिन यहां पर N2O में नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन स्टेट बहुत कम है दोनों नॉन मेटल, तो नाइट्रोजन N2 और क्लोरीन Cl2O7, क्लोरीन अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो जितना पॉजिटिव चार्ज ज्यादा होता है, फेजेंस रूल क्या कहता है, उतना कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा, कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा तो उतना एसिडिक कैरेक्टर ज्यादा। इसलिए Cl2O7 को N2O से ज्यादा देना है बेटा, ये ध्यान रख लेना। क्वेश्चन थोड़ा टफ था। 90 तक और 89 भी है। विच ऑफ द फॉलोइंग करेक्ट रिप्रेजेंट द डिक्रीजिंग एसिडिक नेचर, तो देखो भाई नॉन मेटल की तरफ बढ़ते जाओ, ऑक्सीडेशन स्टेट बढ़ाते जाओ, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, जितना इधर बढ़ते जाओगे एसिडिक कैरेक्टर बढ़ता जाएगा। इजी सा क्वेश्चन था।
क्लियर बेटा? तो अब आपने क्या करना है, एक बार फिर जिन जिन बच्चों के जो जो क्वेश्चन गलत हुए हैं बेटा, यही तरीका होता है, उन क्वेश्चन को अच्छे से दोबारा जाके देखना कि अगर अगली बार क्वेश्चन आए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रिपरेशन का यही तरीका होता है, दैट इज द मेथोडोलॉजी ऑफ प्रिपरेशन, कि आप जो चीज एक बार गलत करते हो फिर वो समझ लेते हो एक बार दोबारा, तो दोबारा मिस्टेक मत करो बेटा, दोबारा मिस्टेक नहीं करना। तो इन क्वेश्चंस को जिन बच्चों के गलत हुए हैं वो अच्छे से देखना, फिर हर चैप्टर में आप ऐसे करना, देखो आपके कैसे मार्क्स बढ़ते हैं, कैसे चीजें क्लियर होती हैं आपकी। सिर्फ पढ़ना नहीं होता है, पढ़ने के तरीके पे भी काम करना पड़ता है बेटा। अब नेक्स्ट काम दे रहा हूं बेटा मैं आपको। नेक्स्ट काम जो आपका है, डीपीपी सोल्व करनी है आपने। केमिकल बॉन्डिंग का डीपीपी सोल्व करना स्टार्ट कर देना है बेटा। समझ रहे हो? किसका डीपीपी सोल्व करना स्टार्ट कर देना है? अवेलेबल है, डीपीपी सोल्व करनी है, डीपीपी सोल्व करनी है केमिकल बॉन्डिंग वाले चैप्टर की। जस्ट में अभी आपको एक दो दिन के बाद मोस्ट प्रोबेबली सैटरडे या संडे को जो क्लास होगी उसमें हम डीपीपी डिस्कस करेंगे, संडे या सैटरडे को, क्योंकि जिससे क्या है डीपीपी पहले डिस्कस हो जाए तो मंडे के टेस्ट में आपका केमिकल बॉन्डिंग आने वाला है, तो उसका आप में टेस्ट में परफॉर्मेंस बढ़ के आए। तो सैटरडे या संडे को मैं बता दूंगा आपको प्रिपेयर रहना है। सैटरडे या संडे आपने केमिकल बॉन्डिंग की डीपीपी तैयार रखनी है। जब तक हम नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं, अब यस बेटा, आज का जो टॉपिक है हमारा, चलें बेटा केमिकल बॉन्डिंग स्टार्ट करें। रेडी? पेपर वाले मोड से हटके आ जाओ। अब उस मोड से हटके आना है आपको। अब आना अपना टॉपिक जो चल रहा है। हमने ये पता कर लिया था कि मॉलिक्यूल की शेप्स क्या होती हैं। जब शेप्स का पता लग गया था हाइब्रिडाइजेशन और वीएसईपीआर थ्योरी से, तो उस शेप से बॉन्ड की डायरेक्शन चेक करनी है और डायरेक्शन में पोलरिटी चेक करनी है, प्लस माइनस चार्ज कहां बन रहे हैं बेटा। तो कल मैंने यहां पर क्या डाउट है बेटा, लिख लो जल्दी, फटाफट लिख दो। हाँ पूछ लो बेटा, क्या है? दिशांक जल्दी से पूछ लो। पी पी बॉन्ड पाई बॉन्ड बनाते हैं, ठीक है। पी एक्स और पी वाई बॉन्ड बनाते हैं बेटा। पाई बॉन्ड जो बनाते हैं पी एक्स और पी वाई पी जेड नहीं, पी जेड सिग्मा बॉन्ड बनाते हैं। तो पाई बॉन्ड कौन से बनाएंगे? पी एक्स पी वाई क्लियर? क्लियर है दिशांक? चलें आगे। देखो बेटा, डायपोल मोमेंट कल हमने बात की थी कि कोई भी एक हमारे पास कोवलेंट बॉन्ड होता है, उस कोवलेंट बॉन्ड में बॉन्ड की लेंथ और एक टाइप के चार्ज का जो प्रोडक्ट है उसको हम डायपोल मोमेंट बोलते हैं। इस डायपोल मोमेंट से हम पहला पॉइंट बेटा ये करने जा रहे हैं कि डायपोल मोमेंट जो निकालते हैं अपने, तो इस डायपोल मोमेंट का यूज क्या करते हैं हम, देखो। तो डायपोल मोमेंट का पहला यूज है, या इसमें दे देते हैं, एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट। सपोज आपके पास किसी चीज का डायपोल मोमेंट है, उससे आपको म्यू से फायदा क्या है?
तो एप्लीकेशन ऑफ डायपोल मोमेंट में एक तो हमारे पास एप्लीकेशन ये है कि इससे परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर या कोवलेंट कैरेक्टर निकाल सकते हो, परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर और कोवलेंट कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड। अगर बेटा सपोज हमारे पास एक कोवलेंट बॉन्ड है और एक कोवलेंट बॉन्ड में हमें परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालना है, तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालते हैं। इसके लिए म्यू हम एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाय म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100 लगाते हैं। म्यू एक्सपेरिमेंटल अपॉन म्यू थ्योरेटिकल इनटू 100। जो म्यू थ्योरेटिकल है वो आप अलग से निकालते हो, म्यू एक्सपेरिमेंटल जनरली गिवन होता है, म्यू थ्योरेटिकल जो है आप Q इंटू डी करके निकालते हो। लेकिन Q जो है वो चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लेते हो, चार्ज ऑफ जो Q लोगे आप वो लोगे चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन। तो एक इलेक्ट्रॉन का पूरा चार्ज लिया जाता है, बिकॉज एज्यूमिंग 100% आयनिक बॉन्ड। हम ये एज्यूम करते हैं कि एक बॉन्ड 100% आयनिक है। सपोज हमारे पास एज एग्जांपल ए और बी के बीच एक बॉन्ड है बेटा, और ये 2 इलेक्ट्रॉन से बना हुआ है। ए और बी के बीच एक बॉन्ड है और ए और बी 2 इलेक्ट्रॉन के बीच बना हुआ है। सपोज ये पूरा का पूरा इलेक्ट्रॉन एक ट्रांसफर हो जाए, थ्योरेटिकली सोचते हैं हम, तो ए अपना इलेक्ट्रॉन बी को दे देगा, इसलिए उस इलेक्ट्रॉन का चार्ज नेगेटिव आ जाएगा, इधर पॉजिटिव आ जाएगा। ये एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, इसको हम बोलते हैं 100% आयनिक। तो ऐसा अगर एज्यूम करें 100%, एक्चुअल में होता नहीं है ऐसा, तो इसलिए हम एज्यूम करते हैं। तो Q इंटू डी जो चार्ज लेते हो, चार्ज ऑफ 1 इलेक्ट्रॉन लेते हो। तो जब भी आप परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकालो, तो अब मैं देखो आपको एक बेस्ट फार्मूला देने जा रहा हूं कि आपको हमेशा ये यूज करना बेटा, म्यू एक्सपेरिमेंटल डिवाइडेड बाई Q जो है वो इलेक्ट्रॉन का चार्ज है, तो 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU में रख दो, बिकॉज एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज होता है 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU, और D जो भी डिस्टेंस है वो दे देना आप इंटू 100। आपने हमेशा ये याद रखना है, आपको परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर जब भी निकालना हो, किसी कोवलेंट बॉन्ड में परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर निकालना हो, तो आप ये फार्मूला यूज करेंगे बेटा। ये फार्मूला हमेशा ध्यान रखना है। क्या फार्मूला यूज करना है? परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर। तो परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर में आपको यूज क्या करना है? इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल, जो जनरली दिया जाएगा आपको कि भाई इतना डायपोल मोमेंट है, ये बॉन्ड है, इसका बॉन्ड मोमेंट इतना है, डायपोल मोमेंट इतना है, और नीचे जो है Q इंटू डी, Q की जगह एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज रखना है। और पिछली क्लासेस में मैंने बताया बेटा, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज जो है ESU में 4.8 इंटू 10⁻⁻10 ESU होता है, और डी जो है वो डिस्टेंस रखना है। सपोज इस पर हमें एक प्रॉब्लम मिलता है, हम एक प्रॉब्लम लिखते हैं, ए बी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ए बी इंटर न्यूक्लियर डिस्टेंस इज 1 एंगस्ट्रॉम। डायपोल मोमेंट ऑफ ए बी कोवलेंट बॉन्ड is 2.4 dBi. Calculate percentage covalent character in AB bond. ये बेटा आपको प्रॉब्लम दे दिया मैंने, ये आपके सामने प्रॉब्लम है। ए बी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, और ये डिस्टेंस दे दिया 1 एंगस्ट्रॉम, और उसका डायपोल मोमेंट, जो भी बेटा डायपोल मोमेंट जो दिया जाता है, जो गिवन होता है, वो हमेशा आपका जो है वो एक्सपेरिमेंटल होता है। इसका मतलब ये जो डायपोल मोमेंट गिवन है 2.4 जो गिवन है आपका,
जब भी गिवन होता है तो वो आपका म्यू एक्सपेरिमेंटल होता है। तो ये गिवन आ गया, गिवन का मतलब म्यू एक्सपेरिमेंटल हो गया। अब आपको परसेंटेज कोवलेंट कैरेक्टर निकालना है, लेकिन मैंने तो अभी परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर वाला बताया था। तो आप फार्मूला लगाओ बेटा, परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर इज इक्वल टू म्यू एक्सपेरिमेंटल। थ्योरेटिकल की जगह क्या लिखना है, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU इंटू D इंटू 100। दीपांशु ने आंसर निकाला भी है। तो देखो म्यू एक्सपेरिमेंटल, तो म्यू एक्सपेरिमेंटल तो आ गया 2.4 डिवाई। नीचे वाली वैल्यू सोल्व करते हैं, 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। अब डिस्टेंस देखो दे रखा है 1 एंगस्ट्रोम। 1 एंगस्ट्रोम है तो 1 एंगस्ट्रोम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर दो बेटा। तो सेंटीमीटर में कन्वर्ट करोगे तो क्या आ जाएगा, 2.4 डिवाइडेड बाई 4.8 इंटू 10⁻10 ESU। और 1 एंगस्ट्रोम को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करो तो 10⁻8 सेंटीमीटर आ गया। अब ये चीज देखो आपको आती है 10⁻18 ESU सेंटीमीटर फिजिकल टू 1 डिवाई इंटू 100 तो चल ही रहा है। तो इसको बेटा फिर फर्दर सोल्व करो तो 2.4 डिवाई ऊपर हो गया और 4.8 डिवाई नीचे हो गया इंटू 100। इसका मतलब ये 2 से कैंसिल हो गया तो 50%। तो 50% आयनिक कैरेक्टर आया आपका, 50% आयनिक कैरेक्टर। तो कोवलेंट माइनस कर दो, तो कोवलेंट कैरेक्टर क्या आएगा आपका, कोवलेंट जो हो जाएगा 100 माइनस परसेंटेज आयनिक कैरेक्टर। तो बेटा ये भी कितना आ जाएगा, 100 माइनस 50। तो 50% कोवलेंट, उस बॉन्ड के अंदर 50% आयनिक आ गया। बिल्कुल सही दीपांशु, शिवानी, आंशिका, आप सब लोगों ने आंसर निकाला है। आपको कैलकुलेशन ध्यान में रखनी है। जिन बच्चों ने नहीं निकाला है उनको कैलकुलेशन ध्यान रखना बेटा। हम क्या निकाल सकते हैं, डायपोल मोमेंट से परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर निकाल सकते हैं। और परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर का फार्मूला, बस फार्मूला बेस्ड क्वेश्चन है, म्यू एक्सपेरिमेंटल 4.8 10⁻10 ESU। और डिस्टेंस आप 1 एंगस्ट्रोम में रखा, उसको सेंटीमीटर में कर दिया। सेंटीमीटर है तो 10⁻, ये कल मैंने बताया था 10⁻−18 ESU सेंटीमीटर जो होता है वो 1 डिवाई के इक्वल होता है। तो वहां पर 1 डिवाई कर दिया आपने, हटा के सारा, बाकी कैलकुलेशन आ गया। क्लियर। तो इस टाइप से पहला पॉइंट इज दिस, फर्स्ट पॉइंट इज दिस, यू कैन कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ आयनिक कैरेक्टर और परसेंटेज ऑफ कोवलेंट कैरेक्टर इन ए कोवलेंट बॉन्ड विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट, विद द हेल्प ऑफ डायपोल मोमेंट। तो डायपोल मोमेंट की जो आप कैलकुलेशन से बता सकते हो कि भाई उस बॉन्ड में कोवलेंट कैरेक्टर है या आयनिक कैरेक्टर है। अगर कोवलेंट कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो कोवलेंट बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी, आयनिक कैरेक्टर ज्यादा आएगा तो आयनिक बॉन्डिंग ज्यादा हो जाएगी। दूसरा पॉइंट देखो बेटा, दूसरा क्या कर सकते हैं अब हम, दूसरा इसके साथ हम क्या कर सकते हैं कि मॉलिक्यूल पोलर है और नॉन पोलर है। तो दूसरा एप्लीकेशन है प्रोडक्शन ऑफ पोलर एंड नॉन पोलर मॉलिक्यूल। पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं बेटा, पूरा मॉलिक्यूल हमारे पास पोलर है या नॉन पोलर, पूरे मॉलिक्यूल की बात कर रहे हैं, पोलर है या नॉन पोलर। तो देखो पोलर कब होगा और नॉन पोलर कब होगा, अगर किसी का नेट म्यू, नेट जो है वो 0 आता है, नेट म्यू अगर आता है 0 आता है नेट, मतलब बॉन्ड पोलर हो सकता है लेकिन पूरा मॉलिक्यूल का टोटल डायपोल मोमेंट 0 आ जाए तो वो नॉन पोलर है। पर अगर म्यू जो नेट है वो 0 नहीं आता है तो उसको हम पोलर मॉलिक्यूल बोलते हैं। इसके एग्जांपल देखो आप, जब भी आपको नॉन पोलर मॉलिक्यूल का एग्जांपल करना है तो वेरी इजी, रट लो। अगर आपको पहला नॉन पोलर का एग्जांपल देखना है, नॉन पोलर मॉलिक्यूल, नॉन पोलर मॉलिक्यूल मतलब नॉन पोलर मॉलिक्यूल जिसके अंदर जो आपका डायपोल मोमेंट है, नेट डायपोल मोमेंट जो है 0 आ रहा है, वो कोई भी एग्जांपल लेना है तो इसके एग्जांपल जो बेस्ट एग्जांपल है वो है कि आपके पास सेंट्रल एटम, कभी भी ऐसा देख लो, सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर
without lone pair and attached with identical side atom. Attached with identical side atom. अगर आपके पास कभी भी कोई ऐसी मॉलिक्यूल आ जाए बेटा, देखो इजी तरीका याद करने का, कोई भी ऐसी स्पीसीज आ जाए जिसमें सेंट्रल एटम, उसके पास कोई भी लोन पेयर नहीं है, सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे के सारे साइड एटम आइडेंटिकल हैं, तो हमेशा ऐसा मॉलिक्यूल जो होगा नॉन पोलर होगा, म्यू नेट उसका 0 होगा। कितने मर्जी एग्जांपल दे दो, आप एग्जांपल बना सकते हो इसके, देखो बेटा जितने भी एग्जांपल, जैसे देखो आप BF3 BCl3, चाहे BF3 दे दो चाहे BCl3 दे दो, BBr3 BI3 CO2 BeCl2 CH4 CCl4, जहां भी सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर ना हो, जितने मर्जी मॉलिक्यूल देख लेना बेटा, जहां सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, वहां का डाइपोल मोमेंट नेट हमेशा बेटा 0 आएगा। नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 रखना, कुछ सोचने की जरूरत नहीं है बेटा, उस टाइम पे कुछ सोचने की जरूरत नहीं है। अगर सेंट्रल एटम ऐसा कैसा भी आ जाए, BF3 BCl3 BBr3 BI3 CO2 BCl2 CH4 CCl4 IF7 SF6 PCl5, जिसमें सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है और सारे साइड एटम सेम है, उनका नेट डाइपोल मोमेंट हमेशा 0 होगा। बेटा ऐसा क्यों होता है, देखो 0 क्यों है, बिकॉज बॉन्ड मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। जैसे सपोज आपने एग्जांपल लिया BF3, तो BF3 की शेप बनानी आ गई, अब आपको एक शेप से सिखाता हूं मैं, देखो आपको, तो BF3 है तो BF3 हमेशा याद रखना, अगर एक जैसे बॉन्ड मोमेंट 180 डिग्री पर होते हैं, हिंट सेम डाइपोल मोमेंट मतलब म्यू एट 180 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन, अगर वो अपोजिट डायरेक्शन में 180 डिग्री पे अपोजिट डायरेक्शन, देन नेट 0 आएगा, देन कैंसिल्ड आउट, देन आपके वो, अगर आपके सेम म्यू, अगर कभी भी आपका म्यू जो है 180 डिग्री पर है और अपोजिट डायरेक्शन में है, जब कभी भी म्यू 180 डिग्री पर है अपोजिट डायरेक्शन में है, देन एक दूसरे को कैंसिल्ड आउट करेंगे बेटा, देन एक दूसरे को वो कैंसिल आउट करेंगे। जैसे देखो इसमें सपोज ये B और F, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है बेटा, फ्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बोरोन से ज्यादा है, तो इसका डाइपोल मोमेंट सपोज इधर जा रहा है, इधर जा रहा है, लेकिन देखो फ्लोरीन का, इधर भी फ्लोरीन का, इन दोनों का नेट जो आएगा, बिकॉज ये 120 डिग्री पर है दोनों, तो 120 डिग्री पर इसका नेट भी जो आएगा वो इसके बराबर होगा। अगर ये म्यू है तो ये भी म्यू आएगा और डायरेक्शन दोनों की अपोजिट, तो नेट जो होगा वो कैंसिल हो जाएगा बेटा, μ1 μ2, तो μ1 इक्वल टू μ2 होंगे, लेकिन अपोजिट साइड में एक प्लस और माइनस होगा, तो नेट जो आएगा वो 0 हो जाएगा। तो 120 डिग्री पर अगर सेम एंगल होते हैं तो भी नेट 0 आता है 120 डिग्री पर। तो आपका कोई भी, आप सबसे कई तरीके हैं, जिसको मैथमेटिक्स आती है वो मैथ से सोल्व करो, जिसको मैथ नहीं आती वो यहां से सोल्व करो, लेकिन ये कोई मानता नहीं है कि मुझे मैथ आती है या नहीं आती है, सब ये सोचते हैं कि मैथ में बहुत, मेरे तो 10th के अंदर जो थे 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स थे, वो मैथ नहीं होती है। मैथ का मतलब है लॉजिक कितना है आपके पास, तो मैथ से कर सकते हो तो वो तो बेस्ट तरीका है बेटा, लेकिन वैसे नहीं करते हो तो देखो मैंने ये कुछ हिंट दे रहा हूं, अगर सेंट्रल एटम विदाउट लोन पेयर है कहीं भी और उसके अटैच्ड एटम आइडेंटिकल है साइड एटम, तो ऐसों का डाइपोल नेट 0 होगा हमेशा, सारे जो होंगे एक दूसरे को कैंसिल आउट करेंगे बेटा, एक दूसरे को कैंसिल आउट करना है ऐसे केसेस में। अब अगर आपके पास दूसरा हिंट, मान लो पहले वाला केस नहीं लग रहा, इवन लोन पेयर भी प्रेजेंट है, इवन लोन पेयर आर प्रेजेंट, लोन पेयर और पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, पाई बॉन्ड्स आर प्रेजेंट, बट मोलिक्यूल्स इज सिमेट्रिकल, मतलब आपको एक जैसा दिखाई दे रहा है चारों तरफ से, सिमेट्रिकल, और सेम बॉन्ड एट 180 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन,
ऐसा आपको दिखाई दे रहा है, इवन लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा और पाई बॉन्ड प्रेजेंट है सपोज, लेकिन मोलिक्यूल क्या है, सिमेट्रिकल है, या फिर सेम बॉन्ड जो है वो 180 डिग्री पर, एंगल ध्यान रखना 180 डिग्री वाले कैंसिल आउट करेंगे, अगर 180 डिग्री पर नहीं है तो नहीं कैंसिल आउट करेंगे बेटा। तो वो स्पीसीज जो होगी वो मोलिक्यूल हमेशा पोलर होगा, नॉन पोलर होगा, मोलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर, पोलरिटी नहीं होगी, नॉन पोलर मोलिक्यूल होंगे ऐसे हमेशा। नॉन पोलर मोलिक्यूल मतलब उनका म्यू जो नेट है, इवन बॉन्ड में मोमेंट होगा लेकिन नेट जो होगा वो जीरो आएगा। जैसे एग्जांपल देखो, जैसे इथाइलिन, बेटा इथाइलिन का एग्जांपल आप सभी देखते हो, तो इथाइलिन क्या होता है, सी डबल बॉन्ड सी, ये होता है ना। तो आप इस इथाइलिन तो सिंपल है, इसकी बजाय ये लो आप, ये ले लो आप ट्रांस टू ब्यूटीन, ये एग्जांपल ले लिया, ट्रांस टू ब्यूटीन। तो टू ब्यूटीन का मतलब दो मिथाइल ग्रुप आप ट्रांस मतलब 180 डिग्री पर लगा दो, ये मॉलिक्यूल ले लिया ट्रांस टू ब्यूटीन। अब ये मॉलिक्यूल ले लिया आपने, इसका बेटा डाइपोल मोमेंट चेक करना, पोलरिटी चेक करना। देखो आपका सबसे बेस्ट तरीका ये सेंटर पॉइंट, सेंटर पॉइंट में ये सिंगल बॉन्ड कार्बन और ये बेटा डबल बॉन्ड कार्बन, तो इसका बॉन्ड मोमेंट ऐसे आ रहा है, डबल बॉन्ड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होती है, पर इधर वाले का भी ऐसे आ रहा है। देखो 180 डिग्री पर एक जैसे बॉन्ड एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो कैंसिल आउट कर देंगे जब एक दूसरे को सेम बॉन्ड 180 डिग्री पर इन अपोजिट डायरेक्शन होते हैं, तो नेट म्यू जो आ जाएगा जीरो आ जाएगा, नॉन पोलर होगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ट्रांसब्यूटीन जितनी भी होंगी वो नॉन पोलर होगी बेटा, इसकी बजाय मैंने ये एग्जांपल रख दिया, सी डबल बॉन्ड सी, CH3 और C2H5, ये एग्जांपल दे दिया। तो इसमें देखो बॉन्ड तो इधर आ रहा है, ये सेंटर पॉइंट पे, ये भी इधर आ रहा है सेंटर पॉइंट पे, 180 डिग्री पर भी जा रहे हैं, बट ये ग्रुप अलग अलग है। देखो ये भी ट्रांस है, वैसे ट्रांस पेंटीन है ये, तो ट्रांस पेंटीन में ग्रुप जो है ये इसका म्यू होगा, लेकिन ये CH3 ग्रुप है, मिथाइल है। और इधर देखो ये मिथाइल नहीं है बेटा, ये आपका इधर वाला जो ग्रुप आ रहा है वो आपके पास इथाइल ग्रुप आ रहा है, इट इज नॉट मिथाइल ग्रुप, इट इज इथाइल ग्रुप। तो दोनों ग्रुप का सेम नहीं हो सकता, μ1 ये μ1 हो गया तो ये μ2 हो गया, लेकिन ये दोनों सेम नहीं है, μ1 नॉट इक्वल टू μ2। तो नेट म्यू जो इसमें आपका बेटा नेट आएगा, नेट म्यू जीरो नहीं आएगा, मतलब सारी ट्रांस जो होती हैं वो नॉन पोलर नहीं होती। ये वाली आपकी नॉन पोलर थी, बट ये वाली ट्रांस जो पेंटीन है, बिकॉज यहां पर दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप थे, ये भी मिथाइल था, इधर वाला भी मिथाइल था, दोनों मिथाइल मिथाइल ग्रुप थे, उन्होंने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया बेटा। लेकिन यहां पर एक मिथाइल है, ये इथाइल है, इवन वो ट्रांस है, लेकिन फिर भी म्यू एक दूसरे को कैंसिल आउट नहीं करेगा। मैंने क्या बोला है, सेम बॉन्ड होने चाहिए एट 180 डिग्री। बस एक कंडीशन याद कर लो बेटा, एक कंडीशन, एक जैसे ग्रुप 180 डिग्री पर देख रहे हो आप, तो वो कैंसिल आउट करेंगे, तब नेट डाइपोल मोमेंट जीरो होने के चांसेस हैं। इसका मतलब ये वाला मॉलिक्यूल जो आपने लिखा है, दूसरी वाली ट्रांस पेंटीन लिखी है, ट्रांस पेंटीन जो है वो आपकी नॉन पोलर नहीं है, पोलर है, वो डाइपोल मोमेंट आएगा, कुछ ना कुछ डाइपोल मोमेंट आएगा। तो रट्टे नहीं लगाने हैं, चीजें समझनी है। जैसे मान लो मैं एग्जांपल आपको देता हूं, कभी काफी बेस्ट एग्जांपल है, जैसे मैंने XeF4 एग्जांपल दिया था आपको, या बेंजीन एग्जांपल दिया, देखो मजेदार एग्जांपल देखो। अब XeF4 देखा आपने, तो XeF4 तो ये शेप बनाया था बेटा आपने, शेप का बहुत बड़ा रोल है। देखो अब XeF4 ये शेप बनाया था, यहां लोन पेयर बनाए थे, तो अब क्लियर है। देखो ये फ्लोरीन 120 डिग्री पर है, तो इन दोनों का बॉन्ड मोमेंट इधर आया, लेकिन ये भी तो दोनों फ्लोरीन है, इनका मोमेंट इधर आएगा, ये तो 180 डिग्री पर एक जैसे बॉन्ड हो गए। इधर लोन पेयर है, लोन पेयर सेंट्रल एटम से इधर है, तो इसका भी लोन पेयर इधर है, दोनों लोन पेयर भी कैंसिल आउट हो गए, ये भी कैंसिल आउट हो गए, तो सिमेट्रिकल आ गया ना मॉलिक्यूल। अगर सेंट्रल एटम कैसा भी हो बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई चक्रों में मत फंसना, मुझे पता है इसमें बच्चे बहुत उलझते हैं, इसलिए जो तरीके में बता रहा हूं वो यूज करो, अपना दिमाग कुछ भी यूज नहीं करना। यहां पर दोनों लोन पेयर देखो 180 डिग्री पर है, कैंसिल आउट हो गया। 180 डिग्री वाला एंगल याद रखना, सिर्फ 180 डिग्री वाले एंगल। तो इन दोनों फ्लोरीन का नेट इधर म्यू जितना इधर उतना इधर
इसने इसको कैंसिल कर दिया, लोन पेयर वाला म्यू डैश इधर 180 डिग्री पर है, कैंसिल आउट कर दिया। 180 डिग्री जरूर देखना सीख लेना बेटा। जैसे बेंजीन है तो बेंजीन के अंदर देखो बेटा, बेंजीन में आप ऐसे बनाते हो, अंदर पाई बॉन्ड बनाते हो, जैसे ही पाई बॉन्ड बना दिया तो sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो सारे H देखो, ये H इस H के साथ 180 डिग्री, ये H इस H के साथ 180 डिग्री, ये H इस सेंटर पॉइंट पे देखते जाओ इस H के साथ 180 डिग्री, तो सिमेट्री दिख रही है चारों तरफ। इसका मतलब नेट डाइपोल मोमेंट इन दोनों का ही आपका जीरो। इवन मैं देखो ये लिख रहा हूं, ये लिख दिए मैंने, 3 एग्जांपल लिख दिए बेटा। तो 3 एग्जांपल लिख दिए। इसमें भी देखो, ये सेंटर पॉइंट से क्लोरीन की तरफ ये जा रहा नेट डाइपोल मोमेंट, इधर ये जा रहा 180 डिग्री आगे, सेम एटम में 180 डिग्री देखते ही इसका मतलब इन तीनों का डाइपोल मोमेंट क्या आएगा बेटा, तीनों ही नॉन पोलर मॉलिक्यूल है। 180 डिग्री पर सेम बॉन्ड, याद रखना नॉन पोलर है, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा, नेट डाइपोल मोमेंट जीरो आ जाएगा। अब देखो, सपोज मैंने ये एग्जांपल दे दिया बेटा आपको, ये एग्जांपल दे दिया या ये वाला एग्जांपल दे दिया, अब मैंने एग्जाम में ये पूछ लिया आपसे 2 मॉलिक्यूल, मैंने आपसे ये पूछ लिया कि भाई ये पोलर है या नॉन पोलर है। देखो ये पहले वाला एग्जांपल इतना धोखा बहुत है एग्जाम में, बहुत है इतना, बिकॉज यहां देखना ये जो कार्बन है इसमें अभी आपकी वैलेंसी पूरी नहीं है, अंदर बेंजीन रिंग नहीं है बेटा, बेंजीन रिंग नहीं है तो ये Cl और ये Cl तो हो ही नहीं सकते 180 डिग्री, क्योंकि ये बेंजीन है तो इसका मतलब यहां पर तो H होगा, तो ये एंगल जो होगा वो 128 मिनट का, 109 डिग्री 28 मिनट का होगा। अंदर बेंजीन रिंग है ही नहीं, बेंजीन रिंग नहीं है तो 180 बन ही नहीं सकता बेटा। इसका मतलब ये हो गया कि 180 नहीं है तो एक्चुअल में ये मॉलिक्यूल जैसा दिखाई दे रहा है आपको वैसा है ही नहीं, एक्चुअल में ये ऐसे जाएगा और ये भी कहीं ऐसे चला जाएगा, सपोज कहीं भी जाए, लेकिन क्लियर कट है कि ये दोनों कितने डिग्री पर नहीं है, नॉट 180 डिग्री। अगर बेटा 180 डिग्री पर नहीं है तो इसका मतलब ये कैंसिल कर ही नहीं सकते, इसका मतलब ये मॉलिक्यूल आपने जो लेना है वो आपने पोलर लेना है, नॉन पोलर नहीं करना है, इसको पोलर करना है। फिर ये देखो, यहां पर आपको लग रहा है ये 180 डिग्री एंगल है, बिल्कुल ओके, एग्री, यहां तक 180 दिख रहा है, लेकिन H को भी तो शॉर्ट आउट करो, पोस्टमार्टम करो इस मॉलिक्यूल का। जब आप इसको पोस्टमार्टम करोगे तो आपको दिखेगा कि भाई यहां तक तो ठीक था सर, जो कह रहे थे 180 डिग्री आ गया, यहां तक 180 डिग्री आ गया, लेकिन जो H है वो तो 180 डिग्री पर हो ही नहीं सकता, क्योंकि ये एंगल 180 डिग्री नहीं हो सकता। ऐसे यहां भी H है तो ये भी 180 डिग्री नहीं हो सकता। तो इनके ये वाला और ये वाला बॉन्ड मोमेंट ये आपके कभी भी क्या नहीं हो सकते, नॉट 180 डिग्री। अगर नॉट 180 डिग्री है तो इसका मतलब कैंसिल आउट हो ही नहीं सकता। तो आपका फिनोल भी और आपका जो ये आपका क्लोरोसाइक्लोहेक्सेन वाला डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन ये भी मॉलिक्यूल पोलर है बेटा। एक जैसे ग्रुप जहां तक 180 डिग्री पर जाएंगे वहां पर आप उसको कैंसिल आउट कर सकते। यहां मैं देखो एक एग्जांपल लिख रहा हूं, ये कुछ इंपोर्टेंट एग्जांपल है, याद कर लेना, डाइपोल मोमेंट के लिए इंपोर्टेंट एग्जांपल। एक तो NH3 इज पोलर, NF3 अप्रोक्स नॉन पोलर। इसका रीजन NH3 कलोन पेयर का बॉन्ड मोमेंट इधर लगेगा और नीचे नाइट्रोजन की तरफ भी लगेगा, सारे बॉन्ड देखो एक ही डायरेक्शन में जा रहे हैं, तो कैंसिल आउट तो हो ही नहीं सकते, कैंसिल आउट नहीं हो सकते, तो इसका म्यू नॉट इक्वल टू 0, इसलिए पोलर मॉलिक्यूल है। लेकिन NF3 में एक चीज हो रही है कि NF3 बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये अब कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं मैं आपसे। NF3 है, NF3 में जो नाइट्रोजन का लोन पेयर वो तो नाइट्रोजन से दूर ही जाएगा, लेकिन फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो इन तीनों का नेट जो आएगा सेंटर पॉइंट पर नीचे की साइड आएगा। और प्रैक्टिकली पता चला है कि μ1 और μ2 जो अप्रोक्सीमेट इक्वल है। सो
अप्रोक्स कैंसिल आउट, कैंसिल आउट, इसलिए इसका म्यू अप्रोक्स जीरो, प्योरली जीरो नहीं, अप्रोक्स जीरो, इसलिए NF3 जो दिखने में पोलर होना चाहिए था लेकिन वो नॉन पोलर है, क्योंकि लोन पेयर का मोमेंट बॉन्ड पेयर के मोमेंट को अप्रोक्स कैंसिल कर रहा है, अप्रोक्स कैंसिल्ड आउट कर रहा है। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। एक क्वेश्चन ये है कि अगर हमारे पास C और Cl बॉन्ड है, CCl इज मोर पोलर देन Cl, CCl इज मोर पोलर देन Cl, कार्बन के साथ अगर क्लोरीन अटैच है तो फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन से ज्यादा है, फिर भी CCl इज मोर देन, जो होगा इज मोर पोलर, ये ध्यान रखना बेटा, मोर पोलर देन Cl। इसलिए क्या एग्जांपल आता है कि जो आपका, अगर मैं लिखूं CH3F, मैं लिखूं बेटा CH3Cl, बहुत इंपॉर्टेंट, ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं मैं, CH3Cl, CH3Br और CH3I, तो इनमें अगर डायपोल मोमेंट लिखना है तो CH3Cl का डायपोल मोमेंट CCl बॉन्ड है सबसे ज्यादा आएगा, तो ऑर्डर आ जाएगा CH3Cl सबसे ज्यादा, फिर CH3F, फिर CH3Br और फिर CH3I। इस तरफ डायपोल मोमेंट इंक्रीज करना है, म्यू इंक्रीज करना है, डायपोल मोमेंट इंक्रीज करना है। बिल्कुल अभिषेक, NH3 मोर पोलर होगा और NF3 अप्रोक्सीमेट जो होगा नॉन पोलर होगा। और इसी टाइप से CF और CCl बॉन्ड आ जाए तो जिसमें CCl बॉन्ड होगा उसका डायपोल मोमेंट, मतलब प्रैक्टिकली म्यू निकालेंगे तो Q इंटू डी का प्रोडक्ट ज्यादा आएगा। और ऐसे ही इंपॉर्टेंट एक तीसरा है हेलोजन वाला, जितना हेलोजन इंक्रीज होता है उतना म्यू कैंसिल आउट होता है, डिक्रीज होता है, एक दूसरे के हेलोजन को कैंसिल आउट करते हैं। तो जैसे देखो CH3Cl, CH2Cl2, CHCl3 और CCl4, तो ये तो बेटा CCl4 वाला तो क्लियर ही हो गया, जो आप CCl4 वाला देख रहे हैं वो तो क्लियर ही है कि CCl4 में देखो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम जो है सेम है, तो इधर जाओगे तो डायपोल मोमेंट डिक्रीज होगा, इसका तो जीरो ही हो जाएगा, मतलब जिसमें क्लोरीन कम उसका डायपोल मोमेंट ज्यादा। तो ये कुछ एग्जांपल्स जो है आपने याद रखने हैं। एक एग्जांपल जो आपने करने हैं इस टाइप के कि अगर आपके पास डाई सब्स्टिट्यूटेड है बेंजीन, डाई सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन है बेटा आपके पास, तो उसमें दो चीजें देख लेना, सब्स्टिट्यूएंट के म्यू जो है, म्यू ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन सेम डायरेक्शन, अगर आपका जो म्यू है वो सब्स्टिट्यूएंट का सेम डायरेक्शन में, सेम डायरेक्शन मतलब कैंसिल आउट नहीं कर रहे हैं, मान लो बाहर की साइड है दोनों या सेंटर एटम पर है, जैसे ये देखो कि मेरे पास सपोज ये क्लोरोबेंजीन है, क्लोरो में मैं एक Cl लगा देता हूं ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर, तो अभी देखा पैरा वाले का जीरो है, तो ऐसे केसेस में ऑर्थो का मेटा से ज्यादा आएगा, मेटा का पैरा से ज्यादा आएगा, और मेटा का इक्वल होगा क्लोरोबेंजीन के, क्योंकि वो सेम ही आएगा, 180 डिग्री वाले सेम रहते हैं। मतलब अगर मैं क्लोरोबेंजीन दे दूं आपको, क्योंकि मैथ है ना बेटा, ये क्लोरोबेंजीन दे दूं और एक मैं मेटा डाई क्लोरोबेंजीन दे दूं, डायपोल मोमेंट सेम आएगा मेटा वाला। क्यों? ये एंगल बना के देखो, एंगल बनाओगे तो 120 डिग्री एंगल आएगा, 120 डिग्री का रिजल्टेंट आ जाएगा, वो सेम ही आएगा, और यहां पर सीधा ये म्यू आएगा, ये म्यू है, ये म्यू है, तो 120 डिग्री वाला भी म्यू होगा। तो ऑर्थो मेटा पैरा, अगर दोनों सब्स्टिट्यूएंट, जैसे दोनों क्लोरीन क्लोरीन है सब्स्टिट्यूएंट, तो आपका याद रखना है बेटा OMP, और मेटा का क्लोरोबेंजीन के मेटा डाइक्लोरोबेंजीन का क्लोरोबेंजीन के साथ होगा। अगर डायरेक्शन अपोजिट है, डायरेक्शन अपोजिट, अब ये डायरेक्शन अपोजिट का मतलब क्या समझना है आपने, कि आप सेम डायरेक्शन की बजाय ऐसे कर दो सेम, अब डायरेक्शन का मतलब उल्टा मत समझ लेना, जैसे ये है, जैसे ये है Cl,
अब इसका Cl का डायरेक्शन इधर है, इधर Cl है तो इसका डायरेक्शन इधर है, तो ये तो अपोजिट डायरेक्शन हो गया ना। मेरा मतलब इफेक्ट सेम है। इफ म्यू ऑफ सब्स्टिट्यूएंट इन सेम डायरेक्शनल इफेक्ट, मतलब सेंटर पॉइंट पर दोनों आ रहे हैं या सेंटर पॉइंट से जा रहे हैं, डायरेक्शनल अपोजिट इफेक्ट। जैसे मान लेते हैं एक आपके पास Cl है, Cl जो है इसका बाहर डायरेक्शन जा रहा है, एक मैं यहां पर जोड़ दूं CH3 ऑर्थो पर, मेटा पर या पैरा पर, तो ये CH3 जो है डबल बॉन्ड है, इसका डाइपोल मोमेंट आ रहा है अंदर। तो मेरा सेंटर पॉइंट से मतलब है कि सेंटर पॉइंट से देखना है कि दोनों सेंटर पॉइंट से बाहर जा रहे हैं या दोनों सेंटर पॉइंट के अंदर आ रहे हैं, तो वो तो सेम डायरेक्शनल इफेक्ट हो गया, सेंटर पॉइंट से बाहर या सेंटर पॉइंट के अंदर। एक सेंटर पॉइंट से बाहर जा रहा है डाइपोल मोमेंट और एक सेंटर पॉइंट के अंदर आ रहा है, तो फिर ये जैसे एक Cl है एक CH3 है, तो अब इसका इफेक्ट अपोजिट लेना, बिल्कुल उल्टा कर देना, तो ऑर्थो से मेटा ज्यादा होगा, मेटा से पैरा ज्यादा। बाकी जितना आप प्रैक्टिस करते जाओगे उतने क्वेश्चंस आपके और बनते जाएंगे। तो डाई सब्स्टिट्यूएंट में ध्यान रखना है, कुछ मैंने आपसे ट्रिक शेयर की है बेटा। तो देखो मैं यहां से फिर अगेन मैं रिपीट कर देता हूं आपको कि भाई आप इससे पोलरिटी बता सकते हो, मॉलिक्यूल पोलर है या नॉन पोलर है। नॉन पोलर की पहचान पहली क्या है, पहली पहचान ये लिखी है कि सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, विदाउट लोन पेयर, और सारे साइड एटम सेम है, तो ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा, ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा नॉन पोलर होगा। दूसरा एग्जांपल क्या लिखा है मैंने, देखो हिंट, अगर लोन पेयर प्रेजेंट भी है, इवन लोन पेयर या पाई बॉन्ड प्रेजेंट है, बट मॉलिक्यूल सिमेट्रिकल है, मतलब चारों तरफ एक जैसा है, मतलब सेम बॉन्ड एट 180 डिग्री इन अपोजिट डायरेक्शन है, सेम बॉन्ड आपके हैं 180 डिग्री पर है अपोजिट डायरेक्शन में, तो ऐसा मॉलिक्यूल भी हमेशा नॉन पोलर होगा। अगर ऐसी कंडीशन नहीं दिखती है तो फिर पोलर कर देना। जैसे कुछ एग्जांपल लिखे मैंने, HCF4, बेंजीन, पैराक्लोरोबेंजीन, पैराडाइक्लोरोबेंजीन, तो ये सिमेट्रिकल मॉलिक्यूल है, 180 डिग्री पर एक जैसे एंगल है सब में, तो सारे नॉन पोलर मॉलिक्यूल। अगर ऐसा नहीं है तो जैसे देखो साइक्लोहेक्सेन, पैरा डाइक्लोरोसाइक्लोहेक्सेन, या मैंने आपको जो है ये आपका जो फिनोल वाला 2 OH ग्रुप है एक दूसरे के अपोजिट दिए हैं, तो इस केसेस में 180 डिग्री पर नहीं है, तो 180 डिग्री पर नहीं होगा तो ऐसा मॉलिक्यूल हमेशा पोलर होगा। कुछ एक्सेप्शनल एग्जांपल मैंने याद कराने के पर्पज से लिखे हैं कि अगर NH3 और NF3 का केस आ जाए तो NH3 तो पोलर है, लेकिन NF3 में लोन पेयर और बॉन्ड पेयर एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देते हैं, इसलिए अप्रोक्स नॉन जीरो है। CCl बॉन्ड और CF बॉन्ड में CCl एक्सेप्शनली डाइपोल मोमेंट ज्यादा दिखाता है, बिकॉज कैलकुलेशन से आता है, क्योंकि उसका डिस्टेंस थोड़ा फ्लोरीन से बड़ा है, चार्ज कम है लेकिन डिस्टेंस बड़ा है, तो दोनों का प्रोडक्ट जो है वो CCl म्यू इक्वल टू Q इंटू डी होता है ना, Q इंटू डी का प्रोडक्ट CCl के लिए ज्यादा है, इसलिए मिथाइल क्लोराइड का डाइपोल मोमेंट मिथाइल फ्लोराइड से ज्यादा होगा। अगर एक जैसे हेलोजन है तो जितना हेलोजन बढ़ता जाएगा उतना डाइपोल मोमेंट कैंसिल आउट होता जाएगा और कम होता जाएगा। अगर डाई सब्स्टिट्यूटेड है तो डाई सब्स्टिट्यूटेड में क्या ध्यान रखना है बेटा आपने, डाई सब्स्टिट्यूटेड में है तो अगर जो भी ग्रुप है उन ग्रुप के जो डाइपोल मोमेंट का इफेक्ट है, डाइपोल मोमेंट दोनों सेंटर पॉइंट पे डाल रहे हैं या सेंटर पॉइंट से अपोजिट डाल रहे हैं, तो ऐसे केसेस में ऑर्थो सबसे ज्यादा होगा, मेटा फिर पैरा, और मेटा का क्लोरोबेंजीन जैसा ही आएगा। लेकिन दोनों अपना इफेक्ट, एक मान लो सेंटर पॉइंट पे डाल रहा है और एक बाहर डाल रहा है, जैसे मिथाइल ग्रुप है, देखो आप इस केस में दूसरे वाले में मिथाइल ग्रुप सेंटर पॉइंट पे डाइपोल मोमेंट ला रहा है, पोलरिटी ला रहा है, और क्लोरीन सेंटर पॉइंट से बाहर ला रहा है, तो ऐसे केसेस में उल्टा हो जाएगा बेटा, इसमें ऑर्थो से ज्यादा मेटा, मेटा से ज्यादा पैरा दिखाई देगा। जैसे मैं आपके सामने कुछ क्वेश्चन शेयर कर रहा हूं बेटा, जल्दी से इन क्वेश्चंस के आंसर देने हैं आपने। पहला क्वेश्चन आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल विल हैव पोलर बॉन्ड बट जीरो डाइपोल मोमेंट, बॉन्ड पोलर है लेकिन डाइपोल मोमेंट जीरो आएगा, ऐसा कौन सा होगा? आंसर देखो, बॉन्ड पोलर लेकिन ओवरऑल डाइपोल मोमेंट जीरो। Which of the following molecule will have polar bonds but zero dipole moment? क्या आंसर होगा बेटा? शिवानी, पहले वाला अप्रोक्स जीरो था, नॉट जीरो। NF3 अप्रोक्स जीरो था, गलती कर रहे हो बेटा। फ्लोरीन है तो फ्लोरीन का बॉन्ड कहां पोलर है? वो कह रहा है बॉन्ड पोलर होना चाहिए और डाइपोल मोमेंट ओवरऑल जीरो, तो इसको क्यों भूल रहे हो बेटा? इससे इजी आंसर और क्या हो सकता है? अभी मैंने पढ़ाया आपको CCl4 ओवरऑल म्यू, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे के सारे साइड एटम, सभी आंसर गलत दे रहे हो बेटा, सभी देखो
मुझे पता है ना इस क्वेश्चन में बहुत अटकते हैं बच्चे, इसीलिए तो मैंने ऊपर वाले हिंट दिए हैं आपको अच्छे से। तो CCl4 कार्बन के सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, तो नेट 0 आएगा। पर लेकिन CCl बॉन्ड में पोलरिटी है, तो बॉन्ड पोलर है लेकिन ओवरऑल 0 डायपोल मोमेंट। NF3 में अप्रोक्स 0 है, 0 नहीं है, अप्रोक्स 0 है। NF3 वाला जो केस किया है, इसलिए NF3 नहीं हो सकता है। SF में तो लोन पेयर ही आ गया, ये तो हो ही नहीं सकता। फ्लोरीन में क्या देखा आपने, फ्लोरीन में नेट 0 है लेकिन बॉन्ड कहां पोलर है, बॉन्ड भी तो नॉन पोलर है। तो क्वेश्चन को समझना है अच्छे से बेटा, बॉन्ड भी नॉन पोलर है, पोलर बॉन्ड नहीं है, इसलिए तान्या ए नहीं आएगा, विवेक डी नहीं आएगा, दिशांक डी नहीं आएगा, सी आंसर आएगा CF4, जिसमें CCl4 जैसा जो CF4 है, तो उसमें क्या होगा, नेट 0 हो जाएगा। सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, नेट 0। लेकिन CF बॉन्ड में पोलरिटी है, तो बॉन्ड पोलर है। ईच बॉन्ड की बात करोगे, ईच बॉन्ड जो आएगा वो आपका पोलर आएगा, लेकिन नेट जो आएगा वो आपका 0 आ जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखो बेटा आपके सामने, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट। इजी क्वेश्चन है, ध्यान दो, ट्रिक वही यूज करो जैसा मैंने आपको बताया बेटा, अदरवाइज ये क्वेश्चन बहुत गलत होते हैं अगर सही ढंग से सोल्व नहीं हो तो। इन सब में डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है, डायपोल मोमेंट सबसे ज्यादा किसका है, वेरी क्लियर बेटा, कार्बन के पास नो लोन पेयर और साइड एटम से μ0 हो गया ओवरऑल। CCl4 अभी कर रहे हो, सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम आइडेंटिकल, μ0 हो गया नेट। BF3 में देखो, बोरॉन के पास कोई लोन पेयर नहीं, सारे आइडेंटिकल एटम, नेट μ0 हो गया। H2S में लोन पेयर हैं और साइड एटम तो है लेकिन लोन पेयर रखे हुए हैं, तो आप वाटर की तरह इसका बनाओगे तो इसके कैंसिल आउट नहीं होने हैं H2S, तो ये आपका आंसर हो गया। चारों आंसर से हम बिल्कुल सही, विधि, यशा, हर्षिता बिल्कुल सही। ये देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल इज पोलर, जल्दी से बेटा आंसर, कौन सा मॉलिक्यूल पोलर है, इसमें पूरा मॉलिक्यूल पोलर। ए गलत, हर्षिता, तान्या ए आंसर दे रहे हो तो गलत है बेटा, पता नहीं किस हिसाब से सोचा आपने, पोलर कैसे सोच लिया इसको, SO3 पोलर कैसे सोच लिया। सल्फर के पास सेंट्रल एटम में कोई लोन पेयर नहीं और सारे साइड एटम आइडेंटिकल, तो यही तो चिल्ला रहा हूं इतनी देर से, यही तो चिल्ला रहा हूं बेटा इतनी देर से, कैसे क्या पढ़ रहे हो, फिर क्या समझ रहे हो बात। SO3 कैसे आंसर दे रहे हो, ऑल आर पोलर कर रहे हो आप, कैसे दे रहे हो आंसर। अरे भैया SO3 सल्फर पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, इससे आसान और ट्रिक क्या हो सकता है। मैथ तो मैंने एक साइड में हटा दी सारी तुम्हारी, अगर सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं है, सारे साइड एटम सेम, तो नेट μ0 आएगा। 0 का मतलब पोलर नहीं होता, नॉन पोलर, नॉन पोलर बेटा, नॉन पोलर। SF6 बता रहे हो आंसर, पता नहीं क्या दिमाग लगा रहे हो। सल्फर के पास कोई लोन पेयर नहीं, सारे के सारे फ्लोरीन एटम आइडेंटिकल एटम। अरे बेटा सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे आइडेंटिकल एटम हो, सोचने की जरूरत नहीं है। नेट 0, म्यू नेट 0 आ गया, म्यू नेट 0 आ गया, तो इसका मतलब ये भी नॉन पोलर। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, रट डालो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, मंत्र की तरह रट डालो सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम सेम, तो ऐसा मॉलिक्यूल ऑलवेज नॉन पोलर। नहीं तो ये आपको बहुत नुकसान पहुंचाएगा बेटा, इस चीज से इजी तरीका नहीं हो सकता इसको करने का। मैथमेटिक्स तो लगा ही नहीं रहा मैं, मैथमेटिक्स लगा ही नहीं रहा मैं, मैथ लगा दी, वेक्टर वेक्टर तो कुछ यूज ही नहीं कर रहा, तब तो और मुश्किल हो जाएगी। इतना इजी नहीं हो पा रहा तो फिर और मुश्किल हो जाएगा। जब ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता पोलर, तो ये भी नहीं हो सकता, आंसर सीधा सा ये आ गया। और है भी, जब 2 है सल्फर तो एक लोन पेयर भी तो आ गया, तो कैंसिल आउट कैसे होगा, तो यही तो आंसर आएगा। फिर तरीके सीखो, तरीके क्वेश्चन करने के बेटा। फिर देखो, फिर आपके सामने क्वेश्चन है, जल्दी से आंसर दे दो। विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डायपोल मोमेंट।
जल्दी से, विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज हाईएस्ट डाइपोल मोमेंट, किसका आएगा? देखो ये हो नहीं सकता, पहले वाला सेंट्रल एटम पर कोई लोन पेयर नहीं, सारे साइड एटम, ये भी सेम उसी का पार्ट है। सेंट्रल एटम पे कोई लोन पेयर नहीं, सारे आइडेंटिकल, ये दोनों तो हो नहीं सकते। इन दोनों में अभी अभी करके आए हो, NF3 अप्रोक्स 0 है, तो ये पोलर हो गया। अमोनिया इन सब में सबसे पोलर हो गया, तो डाइपोल मोमेंट अमोनिया का ज्यादा हो गया। ये देखो क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट? जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, जो अभी करवाए हैं वही चीजें बेटा, क्या आंसर होगा? जीरो वैल्यू ऑफ डाइपोल मोमेंट, बेंजीन। बेंजीन अभी अभी बताया बेटा, सेंट्रल एटम पर के चारों तरफ सिमेट्री, तो चारों तरफ सिमेट्री आ रही है, तो म्यू 0 हो गया, इसका मतलब 0 इसका आ गया। पैराडाइक्लोरोबेंजीन, आंसर तो यहीं से निकल आया। पैराडाइक्लोरोबेंजीन 180 डिग्री पे CL जा रहे हैं, 0 हो गया, तो इसका भी 0, इसका भी 0, तो दो तो आपके 0 वाले हो गए। तो क्लियर कट इसके बारे में नहीं भी जानते तो तब भी आंसर आपका ऑल ऑफ दीज आ गया। नेफ्थलीन बेंजीन जैसा ही होता है, दो बेंजीन रिंग कर देंगे तो नेफ्थलीन हो जाएगा, एक बेंजीन रिंग का भी 0, दूसरे का भी 0 होता है बेटा, डी आ जाएगा। तो करना बेटा, ये आसान नहीं है, ये जो मैंने अभी दिया है ये आपका आसान नहीं है बेटा, इसको जो है आपने ध्यान से करना है, इन क्वेश्चंस को ध्यान से करना है बेटा। तो डाइपोल मोमेंट के क्वेश्चन बहुत तंग करते हैं, लेकिन जो मैंने ट्रिक दिए हैं उसका यूज करके करना, फिर शायद आपकी प्रॉब्लम काफी हद तक सोल्व हो जाएगी। क्लियर? ओके बेटा, लेट्स सी वेरी सून फॉर नेक्स्ट टॉपिक ऑफ दिस लेसन। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।